पेशेंट है, उनको बार बार किडनी में क्या हो रहा है सर? गायब हो गए आप तो। हाँ सर, बार बार किडनी में स्टोन हो रहा है और 10-15 दिन में वो निकल रहा। मैंने उनको ट्रीटमेंट भी दिए है। ट्रीटमेंट के बाद भी उनको 10-15 दिन में 2-3 mm का स्टोन निकल रहा है। ठीक है, आप सोनोग्राफी करा के मुझे बताइए। ठीक हाँ है सर। आप हाँ। सबसे पहले उसको शुरू करिए आप S5F2WE या G, S5F2G D5 में शुरू करिए। फ्रीक्वेंटली हर घंटे पे 10 ड्रॉप देना है आपको। अच्छा सर। फिर आप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुराई सर। आप उसके बाद शुरू करिए S6C6YB। अच्छा सर। ये देना आपको D4 में। तो भी हर 20-20 ड्रॉप देना आप, 20-20 ड्रॉप। ठीक है सर। दूसरा देना है S2C17। ठीक है, S2C17 वेन1बी। ठीक है सर। ये भी आपको D4 में देना, फ्रीक्वेंटली देना है 20-20 बूंद। इससे फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ के एक बार में सब निकल गया। उसके बाद S5 का 1000 देना उनको कंटिन्यू 7 डेज, उसके बाद कभी नहीं आएगा स्टोन। ठीक है सर, मैंने ट्रीटमेंट चालू कर 3-4 महीने चालू ठीक है, उनको चालू है। ठीक है सर। उसके इसके स्टोन बाद भी उनको स्टोन स्टोन पूरा देखिए आप क्लियर की सोनोग्राफी में क्या है, के बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। थैंक यू सर। जी नमस्ते मनीष सर। नमस्ते महेंद्र सर, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया, आपके बताओ आप कैसे हो? ठीक है सर, गुजर रही ठीक है कल आप जी। गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर बढ़िया। गुड इवनिंग जेठानी सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्ते सैनी सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कैसे हैं गुड सर आप? इवनिंग सर। बिल्कुल बढ़िया जी। पंकज सर, आप में से यूपी में कौन रहता है? यूपी के कौन है अपने? सैनी सर। सर हाँ सर, यूपी से हापुड़। आप यूपी से? किसको मोदनीगढ़ सर, जी, किसको जिता रहे गाजियाबाद हो? के पास सर। सर किसको जिता रहे हो संजय सर? सर पॉलिटिकल से बहुत बहुत दूर तक कोई नाता नहीं है सर अपना। मैं आपको बताऊं, अपनी केवल ईएच है, उससे अलग और कहीं कोई नहीं। कोई मर रहा है, कोई गिर रहा है, कौन जीत रहा कौन हार रहा, हमें मतलब नहीं है सर। सर इसीलिए तो पूछा ना मैंने। यूपी में बहुत बहुत ज्यादा टक्कर है सर। मजा बीजेपी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला सर। मजा आने वाला है, अभी देखो आप। हमको तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी का पोजीशन बहुत भारी पड़ने वाला है। सर कोई भी आए, देश बर्बाद होने वाला है, निश्चित है। हाँ वो तो पक्का है, बिल्कुल सर। अभी ये एनपीएस यूपी ओल्ड ओल्ड पेंशन वाले लोग पूरा हंगामा मचाए हुए हैं सर। क्या करें सर, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं सब। नेता 3-3 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन एक पेंशन ये देंगे नहीं। क्या करें सर। नमस्ते सर। नमस्ते धनश्री मैम। पंकज सर, भैया से बात हुई थी आपकी? अच्छा, फोन किया था क्या सर? नहीं, आपकी बात हुई थी क्या? हाँ सर, वो उसका हेडेक थोड़ा हुआ हो रहा था। हाँ तो हम बोला कि हम मैसेज किए हैं सर को। हाँ। तो हम बोले ये मेडिसिन का ये रिएक्शन है वो अच्छा है, गुड साइन। सर से बात हुई थी। हाँ। तो हमको लगता है सर उसका आंख का पावर कुछ घट गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है ना सर, उनको बहुत ज्यादा नर्व बहुत ज्यादा वीक है, और मैंने बहुत पॉजिटिव डोज दिया है उनको। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। इसलिए ऐसा उनको लग रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है सर। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है सर। तो पहले न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसलिए मैंने D4 में दिया है मेडिसिन। हाँ बिल्कुल। इसके बाद मैंने 2 मेडिसिन उनको D2 में प्रोवाइड किया है, D2 में। सर कितने दिन का मेडिसिन भेजा है सर आपने? 25 डेज। अच्छा, तो अब तो लगता है कुछ दिन फिर भेजना चाहिए। हाँ, वो तो बता देंगे, मैंने बता दिया था उनको। हाँ ठीक है सर, ठीक है। सर मिल्क सिक्रेशन के लिए S2C1R ही दिया था मैंने, जी। उसमें रिजल्ट नहीं निकल रहा है।
सर S2 को D2 में ग्लोबल्स में दो आप, कैसे नहीं आ रहा रिजल्ट? D2 का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। S2 को D2 में दो आप। S2 को D2 में देना पड़ेगा ग्लोबल्स में। हाँ हाँ, बिल्कुल, MB ग्लोबल्स में देना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक अच्छा, फीडबैक है सर। जी अनुषा मैम। मैं आपको मैसेज डाल रही थी सर, मेरे मदर को स्ट्रोक जैसा हो गया था, हाथ जी। पांव ठंडा हो गया और फेस भी टिल्ट हो गया था सर, स्पीच भी नहीं आ रहा था जी यूजुअली इमरजेंसी केसेस मैं अटेंड नहीं करती हूँ सर, थोड़ा बहुत घबराहट जैसा हो जाता है, पर जी। लेकिन उस दिन मैं करना पड़ा मुझे। जी मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, सो नीडल लगा के मैंने F1 1000 और S1 1000 ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंट दे रही थी। जी और बाई 10:30 मॉर्निंग 6 o'clock ये अटैक हुआ था सर, और बाई 10:30 इसके हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉल भी दे रही थी मदर को, जी शुगर लो हो रहा था इसीलिए। सो बाई 10:30 50% शी वॉज नॉर्मल। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल लेके गई, जस्ट फॉर फर्स्ट एड के लिए लेके गई, तो लेके जाने से 1 hour हो गया था सर, उसी में 80% शी वॉज ऑलराइट। हॉस्पिटल के अंदर वॉक करके गई थी, जी और उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आफ्टर 1.5 hour डॉक्टर ने बोला था नो शी इज ऑल राइट, नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन, ऐसे बोल के B12 टैबलेट दे के भेज दिया सर। बाय 1 o'clock शी वाज नॉर्मल लाइक डे बिफोर यस्टरडे। वेरी गुड मैडम, बहुत बहुत बधाई। मैं शेयर करती हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सर, आप सिखा रहे हैं, सब लोग पढ़ते हैं सर, इमरजेंसी में ये काम करेगा, इमरजेंसी में वो काम करेगा, बट प्रैक्टिकली वी हैव नॉट फेस्ड दैट सिचुएशन। अब मैंने ये फेस किया तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बहुत था, और मैं भगवान को थैंक्स भी कर रही थी, आपको बहुत थैंक्स कर रही थी। सॉरी आई डिस्टर्ब यू ऑन दैट डे आल्सो। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, देखो इमरजेंसी के लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, आप मुझे फोन करेंगे तो मैं उठा लूंगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, देखो आज आपने जिस प्रकार से, अभी मैंने आज सुबह मॉर्निंग के क्लास में भी वर्मा सर से एक केस डिस्कस किया था। एक मेरे पास जेंट्स पेशेंट आया था, अस्थमेटिक COPD का प्रॉब्लम था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और बहुत ज्यादा जो अफेक्टेड पर्सन था, और उसकी कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी MBBS डॉक्टर, हमारे छोटा सा एरिया है 22,000 पॉपुलेशन में, कोई भी MBBS डॉक्टर उसको हैंडल करने को तैयार नहीं था। वो बोल रहे थे कि इसको तो आप एडमिट करो, कोरोना है, फलाना है, और जबकि पेशेंट बोल रहा है कि इस बच्चे को हेरिडिटरी अस्थमा की प्रॉब्लम है और बहुत सीवियर होता है, तो सारे डॉक्टर्स मना कर रहे थे। मेरे पास आए, मैंने उनको 10,000 डाल्यूशन में गया मैं, और P3 का 10,000 मैंने उनको B की 5 ड्रॉप डालकर केवल 10 ग्लोबल्स को 1 गिलास गुनगुने पानी में मेरे क्लिनिक में मैंने पिलाया था, और कुछ ही मिनटों में मतलब वो खड़ा होके निकल गया। सॉरी P3 नहीं, P1 दिया था मैंने 10,000 में, और 10 मिनट से 15 मिनट लगे होंगे, सारे पेशेंट देखते रह गए, जो उनके साथ में दूसरे भी पेशेंट बैठे थे, वो आश्चर्य कर रहे थे कि ये बच्चा तो अभी ऐसा डिस्निया लेकर आया था, इतना सफोकेशन लेकर आया था, ये कैसे उठ के चल दिया, आपने क्या दिया इसको? मैंने 10,000 दिया, सिंगल 10 ग्लोबल्स, और उसमें 4 ड्रॉप B का मैंने ऐड करके दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है। अनुषा मैम, ये आज मैं आपको लिख के दे दूं, 1 साल के बाद आपका फीडबैक देखिएगा आप, ऐसे कई केसेस जो इमरजेंसी के लेवल पर आते हैं ना, आप ऐसे चलते फिरते ठीक कर दोगे। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीबॉडी सर, जो लोग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग हम सीख रहे हैं, सबको मैं ये कॉन्फिडेंस देना चाह रही थी कि आप जरूर कीजिए, यू नो EH इज वर्किंग वेरी वेल एक्चुअली। जी सर D4 से डालना है सर, D4 से डालना है सर, बिल्कुल, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डालोगे हाई पोटेंसी में, वो D4 से ही डालिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक एक्सपीरियंस है सर, एक लेडी को सर सेकंड टॉप। जी हेलो मैडम, आवाज गई आपकी? करूं तो मैंने S5 200 में दिया था सर, खाली 2 डोसेस सर। तीसरे दिन फोन करके बोल रही थी वो पूरा सोलन कम हो गया और जो मसल ग्रोथ हो रहा है वो भी कम हो रहा है। वेरी गुड,
बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सर। जी, आप इसे केसेस में S5 200 के साथ A3 200 मिला के दीजिए आप, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, उसको तुरंत सबसाइड करती है वो, ठीक है। ओके सर। जी ठीक है दोस्तों, शुरू करें। सर यहाँ P1 आपने दिया था वो 10,000 में दिया था, वो क्यों दिया सर? सर बहुत सीवियर कंडीशन थी और मैक्सिमम आप मानेंगे वो करीब 23 इयर्स ओल्ड बच्चा था और पिछले 21 साल से स्टेरॉइड ले रहा है सर, कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। वो जो टैबलेट नहीं चलती है गांव में, डेक्सामेथासोन, बेटनीसॉल और डेरिफाइलिन, ये मैक्सिमम लेता। अब मैं 1000 ही देता तो इतना क्विक रिस्पांस नहीं मिलता। और सबसे बड़ी चीज है वो इतना डरा हुआ था माँ बाप की, हमारे गांव में 3 लोग कोरोना से भी डेथ हो गई है, ठीक है। अभी मेरे खुद के कसरात में 69 केसेस कोरोना के हैं, पॉजिटिव केसेस हैं। तो उनको काफी डर लगा कि यार ये बच्चा कहीं वाकई में ना हो, हमको नहीं हो जाए। मैंने कहा अगर आपको देखना है ना, मैं 1 डोज देता हूँ, आपको अभी अंतर नजर आ जाएगा। और 10 मिनट बाद जब वो घर चल के गया ना, तो उनको लग गया। नहीं बोले आप तो जिंदगी भर आप ट्रीटमेंट दो, कब तक देना है। मैंने उनको कहा है कि ये 23 साल की उम्र है, 2 साल से अस्थमा है इसको, 21 साल हो गए, कम से कम आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। बोले तैयार है आप तो दो। सर वो 1200 रुपए से जेब से निकाल के देके गए मेरे को, आप सोच लीजिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे हैंडल करना चाहते हैं। हमने सर इसमें सीखा ना कि PO2 लेवल को हमने D4 में ही बढ़ाया P1 को देकर। बिल्कुल 100%। सर मैंने उसका डिस्निया दूर किया है, मैं केवल डिस्निया की बात कर रहा हूँ सर। ट्रीटमेंट तो जो मैंने दिया ना, प्रोटोकॉल आप बात करेंगे, मैंने S10 P1 दिया है। जनरल टॉनिक में मैंने P1 C5 उसको P3 C5 और B डाल के दिया है मैंने। और मैंने एक नया अभी प्रोटोकॉल बनाया है, डॉक्टर सुरेश गांधी सर ने प्रूफ किया है, बताऊंगा मैं आप लोगों को। टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप, उस टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप को 3rd डाइल्यूशन बनाकर उसमें हमने C13 P4 और B को भी ऐड करके दिया उनको। तीनों प्रोटोकॉल हमने P3 भी दिया, P1 भी दिया, और केवल 10 डेज के लिए टॉक्सिक क्लियर दिया है हमने, कि पूरा इसका लंग्स का पूरा एक प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, पूरा सब साफ हो जाए, सारा मटेरियल साफ हो जाए। तो सफोकेशन अच्छा होगा तो पेशेंट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। सर S5 हाँ मैडम, पद्मावती मैडम आप कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए। सर S5 वो 200 दिया ना सर, A3 भी 200 ही देना है सर, दोनों मिला के। बिल्कुल, हाँ ओके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग आज हमने डिस्निया लिया है। दोस्तों कई बार जब हम लोग टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं तो कुछ सेंसेशन इतने भयावह होते हैं कि जब उनको देख लिया जाता है ना, तो हम लोगों को लगता है कि हम ये केस हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग एक बस, भरी हुई बस में जाते हैं और उसमें खड़े खड़े जाते हैं, और जब हमें काफी ज्यादा वहां पर अनइजीनेस फीलिंग होता है, तब हमको जो कंडीशन फीलिंग होती है ना, वही डिस्निया होता है दोस्तों। पर्याप्त मात्रा में एयर ही नहीं ले पाते हम, क्योंकि हमको किसी के पसीने की खुशबू आ रही है, किसी को धूल की खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा एयर पास हो रही है, बहुत ज्यादा वहां पर सफोकेशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में जब हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के जरिए से गुजरते हैं ना, उसको ही मेडिकल भाषा में हम डिस्निया कहते हैं दोस्तों। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इक्वल टू डिस्निया, याद रखिएगा दोस्तों। प्राय क्या होता है ऐसी कंडीशन में, चेस्ट में इंटेंस टाइटनिंग आपको महसूस होगी, यानी चेस्ट फूल नहीं पाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, वो लगभग प्रोसेस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती है। इसे ही प्राय दोस्तों चेस्ट में इंटेंस थिकनिंग के रूप में या टाइटनिंग के रूप में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एयर हंगर हो जाता है दोस्तों, और यही सफोकेशन की फीलिंग के रूप में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तब सफोकेशन तो कई कारणों से होता है दोस्तों। कई बार हमने देखा है जो व्यक्ति एनीमिक होता है, आप देखो थोड़ा सा चल देगा तो भी उसकी सांस फूलने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन रीजन यानी किसी डिसीज के कारण भी हो सकता है, कोई अकॉर्डिंग कंडीशन वहां पर डेवलप हो गई है। मान लो कहीं पे आग लग गई, आग लगने के बाद आप उस कमरे में, धुएं के कमरे में फिक्स हो गए, बंद हो गए, तो वहां पर भी आपको डिस्निया हो जाएगा दोस्तों, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप कोई जोरदार एक्सरसाइज कर लेते हो या कोई दौड़ लेता है,
आप देखते हो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के दौरान उसको डिस्निया हो जाता है दोस्तों। एक्सट्रीम टेम्परेचर का लोड, जब कहीं पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तब भी वहां पर जब वाइटल फ्लूइड का नुकसान होता है, हमारी बॉडी से वाइटल फ्लूइड का लॉस होता है, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर आप लोगों को डिस्निया होता हुआ नजर आ रहा। कई बार आप देखते हो कोई आदमी मोटा है, ठीक है, ओबेसिटी की कंडीशन हो, तो आप देखते हो वो थोड़ी सी दूर चलेगा थक जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां तो ऑर्गन के ऊपर फेट की कोटिंग चढ़ी हुई है, और फेट की कोटिंग होने के कारण जो उसका कॉन्ट्रेक्शन और डायलेटेशन होना चाहिए उसका बैलेंस बिगड़ गया। और यही कारण है दोस्तों, यही कंडीशन जब आप हाई एटीट्यूड में जाते हो, समुद्र तल से ऊपर पहाड़ी इलाके में जाते हो दोस्तों, तो ये सभी कंडीशन हेल्दी पर्सन में भी दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कॉज करती है। डेफिनेटली आपको वहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, और यही कंडीशन है दोस्तों। इस एग्जाम्पल के बाहर अगर आप जाओगे तो मेडिकल में जितनी भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो बहुत ही टिपिकल मानी जाती है। यानी अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है या डिस्निया हो रहा है, इसे मेडिकल इमरजेंसी बनाते हैं दोस्तों, और मेडिकल इमरजेंसी बनाकर उसको पेशेंट को एडमिट किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलना पड़ेगा, आपको वहां पर अपनी जो यूटिलिटी उपयोग करना, अपने माइंड का उपयोग करना है दोस्तों। जैसे मैंने किया ऐसे ही आपको माइंड का उपयोग करना है। यदि बिना स्पष्ट कारण के कोई भी स्पष्ट कारण डायग्नोस नहीं हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के रूप में आपको साइन दिखने को मिल रहा है, और ये विशेष रूप से अगर ये कहे सडन अचानक अगर डेवलप हुआ दोस्तों, तो ये सीवियर कंडीशन होती है। पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। तो हम वी आर डॉक्टर्स, हमें इसके लिए हमेशा तैयार होना है। हमें दो चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब इस प्रकार का डिस्निया डेवलप होता है ना, 3 मेजर ऑर्गन आपको याद रखना है, ओनली 3 मेजर। आपका पूरा माइंड, कान खुले होना चाहिए, आंखों से विजिबिलिटी होना चाहिए, हमारा जो थर्ड सेंस होता है वो वहां पर खुल जाना चाहिए कि 3 ऑर्गन यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। पहला हुआ किडनी, दूसरा हुआ लंग्स, तीसरा हुआ आपका हार्ट। ठीक है, ये 3 कारण ही सबसे डेंजरस होते हैं, बाकी के कारण सब लोकल होते हैं। जितनी जल्दी आते हैं ना उतनी जल्दी आप ठीक भी कर सकते हो, नेवर माइंड, उसकी चिंता नहीं है हमको दोस्तों। हमको चिंता, जब हम जनरल टॉनिक में P1B देते हैं ना, इमीडिएट 5 मिनट के अंदर पेशेंट को रिस्पॉन्स आ जाता है दोस्तों। क्यों आ जाता है? इसीलिए आता है, आप सिंथेसिस को सेकेंड डायल्यूशन प्लस WU को देकर देखिएगा, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर डिस्निया का लेवल कवर हो जाता है। अब उसमें तो आपने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं डाली दोस्तों, लेकिन आपको पता है उसमें सब A1 जित A1 F1 हर क्लास के हर ग्रुप की एक मेडिसिन A1 के रूप में, मतलब फर्स्ट ग्रुप की मेडिसिन मिली हुई है। तो वो क्या करेगी? पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। तो इसीलिए दोस्तों हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लंग्स की, जब आपका हार्ट की, जब आपकी किडनी की कोई डिसीज का पेशेंट आता है, तो दोस्तों हमें बगैर इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में हाथ डाल देते हो ना दोस्तों, तो ये मेडिको लीगल केस हो जाता है। तो इस मेडिको लीगल केसेस में हम लोगों को पूरा सोच समझ कर ही वहां पर हाथ डालना है। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, डरा नहीं रहा हूं मैं। हमें अपने आप को अपडेट करके चलना है इस कंडीशन को कवर करने के लिए दोस्तों। तो ज्यादातर केसेस जब आप देखोगे ना कॉजेस के लेवल पर दोस्तों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वो लंग्स और हार्ट की कंडीशन के कारण ही होते हैं। यानी अगर मैं कहूं 50% लंग्स, 40% हार्ट और केवल 10% किडनी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है लंग्स और हार्ट के लेवल पर। लेकिन दोस्तों हमारा हार्ट और लंग्स जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको स्पेशली इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, और यही मैकेनिज्म आपको प्रोटोकॉल बता देगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो। जो अभी सीनियर है, आप लोग जो CNS पढ़ रहे हैं, आप लोग, आपको सब पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लेकिन जो हमारे अभी सेकेंड बैच के मेंबर हैं, उनको नहीं पता रेस्पिरेशन का। लो, हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक 5 मिनट का मैं आपको समय लूंगा दोस्तों, और ये बताने की कोशिश करूंगा। आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है दोस्तों। जब हम लोग जब रेस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शन देखते हैं ना दोस्तों, तो हमको केवल 2 ही चीज याद रखना है, एक इंस्पायरेशन, एक एक्सपायरेशन। बस हम हर पेशेंट के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के तरफ हमेशा हर पेशेंट का चेक करना है। जब आप स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो वहां पर जनरली आप जब चेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आपको लंग्स और हार्ट की गति को ही वहां पर देखना पड़ेगा दोस्तों। यानी जब इंस्पायरेशन किया जाता है, भाई रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द, मतलब अगर आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस को देखोगे तो इंस्पायरेशन मतलब जब आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो दोस्तों, और जब ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो उसका काम क्या है? ठीक है,
पहली बात। दूसरी बात, जब आप देख रहे हो कि हाँ यह हमने ऑक्सीजन अंदर ली और उसके बाद एक्सपायरेशन किया अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, तो ये क्या प्रोसेस है, ये कैसे हुआ? तो यहां पर जब इंस्पायरेशन किया तो यहां पर ऑक्सीजन अंदर आई और जब एक्सपायरेशन किया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। तो इनके बीच में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं इंटरचेंजेस ऑफ गैसेस, जहां पर इन गैसेस को ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बहाना बाहर जाना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये जो जनरेट होती है, ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों। तब इसमें तो आपका हार्ट भी इन्वॉल्व करेगा, आपका लंग्स भी इन्वॉल्व करेगा दोस्तों। अगर आप देखते हैं दोस्तों, जब आपको पूरा मैकेनिज्म नजर आता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको समझने का है दोस्तों। जब हमारे पूरी बॉडी में हार्ट के लेवल पर सुपीरियर वेना कावा ब्रेन की तरफ से जो फ्लो आता है वो सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से एट्रियम में आता है और पूरी बॉडी से नीचे से इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल के माध्यम से वो आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से एकमात्र पूरी बॉडी की मतलब आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र अशुद्ध ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है दोस्तों। याद रखिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहां से जो पल्मोनरी का लेवल जाएगा, तो अगर हार्ट में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, प्रेशर इफेक्ट आ रहा है और पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पर आएगा, तो एज वेल एज लंग्स के लेवल पर भी आएगा दोस्तों। और जब लंग्स के लेवल पर जनरेट होगा, वही लंग्स इंस्पायरेशन करेगा और एक्सपायरेशन के माध्यम से वहीं पर उस ब्लड के माध्यम से जो हार्ट से आ रहा है वो अशुद्ध ब्लड आ रहा है, उसी अशुद्ध ब्लड में पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है। और वही इंस्पायरेशन जब आपने किया, सांस लिया, तो वही उस शुद्ध ब्लड में से ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरे बॉडी से लेकर आया वो वहीं से निकलकर वहां से बाहर निकाल दिया गया एक्सपायरेशन के माध्यम से। अब यहां पर न्यूट्रिशन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया और यही ऑक्सीहीमोग्लोबिन वापिस पल्मोनरी वेन, एकमात्र वेन है जो शुद्ध ब्लड को लंग्स से हार्ट में लाती है दोस्तों। इन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के लेवल पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन के दौरान हो, तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट है दोस्तों पल्मोनरी हाइपरटेंशन एज वेल एज वहां पर लंग्स का हाइपरटेंशन एज वेल एज हार्ट का हाइपरटेंशन, अर्थात दोनों के बीच में अगर कोलेट्रल कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों, लंग्स की प्रॉब्लम होगी तो हार्ट पे लोड आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो लंग्स पे लोड आएगा। यही चीज हमें डायग्नोस्टिकल अप्रोच देती है दोस्तों। अगर हम ये चीज समझ गए तो हमें पता लग जाता है कि टिश्यू के लेवल पर जब ऑक्सीजन जा रही है तो वो कैसे जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के लेवल से आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। इनके बीच में जब अंडरस्टैंडिंग या इनका इम्बैलेंस हो गया, देन यू गॉट अ डिस्निया। उस कंडीशन में आपको डिस्निया डेवलप हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा हार्ट और लंग्स जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, तो हमारे ऑक्सीजन जब टिश्यूज के लेवल पर ऑक्सीजन को पहुंचाने में या वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में, इन प्रोसेस में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों, तभी जो कंडीशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी पेशेंट की ब्रीदिंग वहां पर डायरेक्टली अफेक्टेड होती है। तो हमको क्या करना है, व्हाई वी शुड डू, हम वहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? सिंपल सा लॉजिक है, आपको वहां पर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर हार्ट को पंपिंग मैकेनिज्म को बढ़ाना है। दूसरा, आपको लंग्स की तरफ ब्लड को फ्लो को बढ़ाना है। दूसरी बात, यहां पर दो चीजें, अगर आप इस प्रकार के प्रोसेस करते हैं तो वहां पर आप जब चेस्टाइल का अफोर्ड लेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, चेस्टाइल के में आप वहां पर A2 को हटा के A3 मिला देंगे और उस A3 के साथ में पूरा S2 C2 P2 A2 F2 O2 B का जो प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से जब आप वहां पर चेस्टाइल बना कर देंगे, तो आप देखेंगे न केवल हार्ट, इवन लंग्स के लेवल पर भी जो कहीं पर भी बैड मतलब डिफेक्ट था, प्रॉब्लम था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन में, मैक्सिमम आप उसको एक्सटर्नली रिकवर कर रहे हो। यही चीज अगर मान लीजिए आपने जनरल टॉनिक को D6 बनाया, आपने क्या करा, नर्वाइन कर दिया। आपने क्या करा, बॉडी की ऐसी कोई सेल, ऐसी कोई टिश्यू नहीं है जहां पर आपने जनरल टॉनिक का लेवल तय नहीं करा, या आपने देखा नहीं, या आपने सीखा नहीं, आपको सब पता है। अगर आपने जनरल टॉनिक को नेगेटिव कर दिया तो लिम्फ और ब्लड दोनों प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है क्या प्यूरिफाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये कहां काम कर रहा है आपको पता है दोस्तों। तो जब आप उसको D6 करोगे, अब वहां पर मान लो कोई मेल है P1 ऐड कर दिया, फीमेल है P3 ऐड कर दिया, ओल्ड एज है P4 ऐड कर दिया। अब इसके साथ में
अगर आपने बी ऐड कर दिया तो दोस्तों आपको मालूम है बी कैसे काम कर रहा है। बी पर्टिकुलर उसकी पूरे हम लोग A3B को मसाज कराते हैं हार्ट पे चेस्ट स्टाइल में, ठीक है। तो यहां पर अगर इंटरनल भी आपने बी दे दिया तो दोस्तों आप सोचो कहां काम करेगा। ये कंप्लीटली छोटी छोटी कैपिलरीज, कंप्लीटली ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, A3 को फुली सपोर्ट करेगा तो हार्ट पर ब्लड सेल्स पर ऑक्सीजन लाना, कार्बन डाइऑक्साइड लाना के लेवल पर जाकर काम करेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी में हमने पढ़ा था कि ये कैपिलरीज के लेवल पर उसकी क्वालिटी को और उसकी ब्लड की क्वांटिटी को मैनेज करने का काम करता है, प्रेशर बढ़ाता है और फोर्स के साथ जितनी गंदगी है उस गंदगी को बाहर जल्दी से जल्दी निकालने का काम करता है। तो यही कारण है कि ऑक्सीजन लेवल न केवल बढ़ेगा, इवन उनके बीच में जो ऑक्सीजन आना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना का जो वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, इम्बेलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस कर दिया जाएगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, यदि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अचानक उत्पन्न होती है और हमें इतना डायग्नोसिस करने का टाइम ही नहीं है, एक्यूट कंडीशन है दोस्तों, तो ये लिमिटेड संख्या में होता है और लिमिटेड संख्या में हमारे माइंड में फिक्स होता है। कौन कौन सी डिसीज होती है दोस्तों? कई बार आप देखते हो दोस्तों, आप एंजाइटी के लेवल पर आ जाते हो। कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर तो मजबूत रहता है, हम लोग मजबूत हैं, हम लोग करते हैं कोशिश। दोस्तों मैं भी शुरू में बहुत डरपोक था, बिल्कुल डरपोक बिल्ली जैसा डर जाता था, अरे यार ऐसा क्या हो गया, क्योंकि सीखने को नहीं मिला कॉलेज में। इसलिए जब BHMS करा और जब इंटर्नशिप करी तब इतना मोटिवेशन आया मुझे कि आज मैं नहीं डरता। कोई बड़ा सा बड़ा केस भी आ जाए, कैंसर भी आ जाए दोस्तों, मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि एंजाइटी नहीं होती, मुझे घबराहट नहीं होती। अगर मान लो कोई आदमी, आप जैसे एग्जाम देने को जा रहा है पेशेंट, ठीक है, और पता चला कि वो टिकट पास तो घर भूल गया, ठीक है, वहां जाके देखता है कि अरे मेरे पास तो पास नहीं है, मुझे एंट्री कैसे मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या निर्णय लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंजाइटी के कारण भी आपको डिस्निया हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे कई कारण होते हैं जो अनयूजुअल कारण होते हैं, कोई किसी डिसीज के कारण नहीं होते दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन को आपको कैसे निपटोगे दोस्तों, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसको कैसे अपडेट करोगे। तो ऐसे कई डिसीजेस के लेवल पे आएंगे, जैसे अस्थमा। आप देखो अस्थमा में लगातार ब्रोंकोस्पाज्म होता है, कभी कभी तो पेशेंट रात को सोता रहता है और सो के उठ जाता है, बिस्तर पे बिल्कुल उसके तकिए को अड़ा लेगा और तकिए पे बैठकर इस प्रकार से सोएगा दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो सप्लाई का माध्यम है वो डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत कॉमन रूप से आपको ये टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जहां आग लग रही है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। आप कार्डियक टेम्पोनेट यानी हार्ट के चारों आप देखोगे, हार्ट के चारों तरफ कई बार ऐसा होता है कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम के लेवल पर दोस्तों जो हार्ट के ऊपर की जो कवरिंग होती है ना, उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है दोस्तों। क्यों होता है? क्यों होता है आपको समझना। वहां पर ये कंडीशन होती है दोस्तों कि जो कैपिलरीज होती है वो डायलेट हो जाती है, और डायलेट होगी तो क्या होगा, फ्लूइड वहां पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी थिंकिंग है। कहीं पर भी फ्लूइड आ रहा है दोस्तों तो पहला काम होता है फ्लूइड को बाहर निकालो, ठीक है। और दूसरा काम होता है जो वहां पर जो वेसल्स डायलेट हो रही है दोस्तों उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। यानी उसको आपको फोर्स के साथ में कॉन्ट्रेक्शन और डायलेटेशन के प्रोसेस, अगर डायलेट होगा तो उसके जो पोर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे, पोर्स बढ़ जाएंगे तो लिक्विड फ्लो वहां होकर कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया तो देखिए दोस्तों वहां से फ्लूइड सब बाहर निकल जाएगा और बहुत इजीली आप पेशेंट को करेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यही कंडीशन हाइटरल हर्निया में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हाइटरल हर्निया में भी यही कंडीशन होती है, और जब आप उसको करेक्ट करते हो ना तो अरे इतनी जल्दी कवर कैसे हो गया, ये होता है दोस्तों। वो पेशेंट बोलता है तो सर्जरी का बोला था डॉक्टर ने और आपने इतनी जल्दी कवर कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने वहां पर क्या करा, यही चीज है दोस्तों। इसीलिए हार्ट फेलियर के लेवल पर आप चले जाइए, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन के लेवल पर चले जाइए दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब देखिए आप, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक वो कैरेक्टर होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसिस, इन्फाक्शन, इन्यूरिज्म, इम्बोलिज्म एज इट इज दोस्तों, इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें होता है ब्लड का क्लॉट। ब्लड का क्लॉट बड़ी वेसल्स में जम जाए तो बड़ा क्लॉट, थ्रोम्बोसिस का लेवल। अगर छोटी छोटी कैपिलरीज में चले जाए तो इम्बोलिज्म का लेवल, इन्फेक्शन का लेवल दोस्तों। तो यहाँ पर लंग्स में किसी भी आर्टरी में ब्लड का क्लॉट हो जाए और वो ब्लड का क्लॉट वहां पर जमा हो जाए दोस्तों, तो अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती है,
क्यों? सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है शुद्ध होने के लिए वहां पर दोस्तों। तो प्रॉपर लंग्स को भी तो खुद की सप्लाई होती है, और खुद लंग की सप्लाई होने पर पर्टिकुलर लंग्स के लेवल पर भी वहां पर एम्बोलिज्म हो सकता है दोस्तों। तो लंग्स की जो छोटी छोटी कैपिलरीज जो वहां पर कोलेटरल सर्कुलेशन देती है, जो मेन सर्कुलेशन देती है, अगर उनमें कहीं पर क्लॉट हो गया तो वही कारण है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में भी डिस्पनिया हमको डेवलप हो जाता है। तो हम यहां पर जब, इसीलिए बी का मैं सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यहां पर ऐड करता हूं लंग्स और हार्ट के लेवल पर। जब बी के माध्यम से ब्लड, भाई सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि सेंग्वाइन टेम्परामेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बी है। हम सब पढ़े हुए हैं, सब समझते हैं इस चीज को। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज हो, जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीजेस हो, हमारा एक प्रोटोकॉल तो निर्धारित है, एंजाइटी को प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन अगर मान लो किसी को न्यूमोथोरेक्स हो गया, अब न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? ये क्या बवाल आ गया? न्यूमोथोरेक्स दोस्तों, जब लंग्स कोलैप्स्ड हो जाए, यानी लंग्स बिल्कुल अंदर की तरफ ऐसा लगे कि बिल्कुल अंदर जा रहा है, कोलैप्स्ड हो रहा है दोस्तों, तो न्यूमोथोरेक्स के लेवल पर जब न्यूमोनिया होता है ना दोस्तों, तो बहुत ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलती है। सांस लेते नहीं बनता, फ्लूइड अंदर रहता है, सराटे चलते हैं, घर घर की आवाज आती है, ऐसा महसूस होता है कि लिक्विड इधर का उधर फ्लो हो रहा है। जिसको होता है उसी को पता चलता है दोस्तों। और जब हम लोग लगातार न्यूमोनिया के पेशेंट को देखना शुरू करते हैं ना, तो स्टेथोस्कोप में ही हमको पता लग जाता है कि नहीं साहब, इसको तो बहुत ज्यादा क्रैपिटेशन हो रहा है लंग्स के लेवल पर। आप में से जितने भी लोगों ने देखा होगा ना, वो बहुत इमीडिएट बता देंगे किसको न्यूमोनिया हो गया दोस्तों। तो न्यूमोनिया चाहे वो पल्मोनरी इन्फेक्शन के कारण क्यों ना हो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के लेवल पर कोई इन्फ्लामेशन हो दोस्तों, सडन ब्लड लॉस, अगर किसी को अचानक ब्लीडिंग हो गई, कहीं से भी हो सकती, बहुत ज्यादा मेनोरेजिया हो गया, सिंपल सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, तब हार्मोन बैलेंस करो, ठीक हो जाएगा वो। ठीक है। इसी प्रकार अगर किसी को इंटरनल हिमोरेज हो रहा है या एक्सटर्नल हिमोरेज हो रहा है या बाहर कोई एक्सीडेंटल हिमोरेज हो गया, सडन अगर वहां पर ब्लड लॉस हो गया, तो आप देखते हो ऐसे पेशेंट भी एनीमिक हो जाता है दोस्तों। क्यों हो जाता है एनीमिक? क्योंकि ब्लड का लॉस हुआ, और ब्लड के लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो सेल के अंदर जो फ्लूइड था ना, वो सेल में से इंटरसेल्युलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आएगा, और वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ब्लड सर्कुलेशन में मिलकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होगा दोस्तों। तो उससे क्या होगा? सेल एकदम पिचक जाएगी, और सेल पिचक जाएगी तो हमारा चेहरा पिचक जाएगा। आप देखते हैं ना दस्त के केसेस में, दस्त के केसेस में क्या होता है? जब हम दस्त के केसेस में देखते हैं कि हमारी बॉडी से अचानक वाइटल फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो होता क्या है? आदमी एकदम मुरझाया हुआ दिखता है। अरे कल तो बहुत अच्छे थे, अरे यार दस्त लग गई मुझे। 15-20 दस्त में पूरी बॉडी का फ्लूइड जो होता है, जो सेल के अंदर होता है, सब बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाएगा तो कंपनसेट करने के कारण अब सेल के अंदर जाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी की बहुत बड़ी नीड होती है। जितनी आवश्यक चीज होगा ना, उसको उतनी क्वांटिटी में अंदर जाने जाएगा। मतलब शरीर बनाने में महीने भर लगा आपको, कि महीना 2 महीना साल भर लगा शरीर बनाने में, तोड़ने में 1 दिन लगता है दोस्तों। 1 दिन में दस्त लगे बराबर हो गया पूरा। वेट लॉस हो गया, पता चला 3-4 किलो वजन कम हो गया, तो ये वजन किस चीज का कम हुआ? फ्लूइड का कम हुआ दोस्तों। तो ये सडन ब्लड लॉस, अपर वे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी सीओपीडी की हम बात कर लें दोस्तों, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकिक्टेसिस, ठीक है, इम्फाइसीमा, ये जितनी भी डिसीजेस होती है दोस्तों, जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, यहाँ ऊपर के जो एयरवेज होती है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, यानी ब्रीदिंग पैसेज में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाना। मान लो कोई लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, पर्टिकुलर कोई टिश्यू का एनलार्जमेंट हो गया, किसी भी जगह पर कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होकर या कुछ भी होकर, ब्लॉकेज होकर, ब्लड का क्लॉट होकर दोस्तों, जब वहां पर ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है, तो वहां पर हम लोगों को बहुत कॉमन रूप से ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है दोस्तों, जो टेबल प्रैक्टिस में हमने देखी है, और उन्हीं के लेवल पर मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये प्रोटोकॉल कभी फेल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकल कॉपी पेस्ट किया हुआ प्रोटोकॉल नहीं है। इनको मैंने प्रूफ किया है पर्सनली, और मेरे जितने कलीग्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिन लोगों ने इसको बहुत अच्छे की तरह से ट्रीट करके प्रूफ किया है, उसमें किरण शेट्टी सर का नाम मैं सबसे ज्यादा लूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रूफ किया है। डॉक्टर चमन सर हैदराबाद, डॉक्टर शैलेन सर, इन लोगों ने मेरे कंधे से कंधा लगाकर दोस्तों इस चीज को प्रूफ किया है, और हम लोग इसीलिए जो प्रूफ होता है उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और यही चीज है, हम लोग भूलते नहीं किसी को भी दोस्तों इस चीज के लिए। जब आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा, तो आपको सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंटली कलेक्ट करना पड़ेंगे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है
पेशेंट पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों एक जैसे होते हैं दोस्तों। मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा और ज्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि वो जो जरूरी चीज होता है ना वो आखिरी में बताएगा, और जो वास्तव में उसको पूरा डिटेल बताना चाहिए वो नहीं बताएगा। और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनसे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते दोस्तों कि वो डायरेक्टली बताएं। इसलिए हमारी जवाबदारी होती है कि हम एक एक चीज खोर के पूछे, एक एक चीज आप जनरेट कराइए, पेशेंट से निकालिए कि भाई आपको ठीक है, एक 5 मिनट उसकी बात सुन ली कि हाँ भाई क्या हो रहा है तेरे को, उसने बता दिया, फिर एक एक करके आपको डायग्नोसिस कीजिए कि हाँ डिस्निया किस किस कारण से होता है, उसको पूछिए कि अस्थमा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डिस्निया एक ऐसी फीलिंग होती है दोस्तों जिसमें हम हमारी ब्रीथ को जब कैच नहीं कर पाते हैं, जब पहले हम जैसे कैच करते थे, लगातार मूवमेंट भी कर लो, थकावट नहीं होती थी, लेकिन अभी हमें लगातार थकावट महसूस होती है दोस्तों। लंग्स में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, नहीं ले पाएंगे हम लोग, तो पेशेंट को महसूस होगा। तो आप पेशेंट से पूछिए आप कैसा लग रहा है, क्या आपको सांस फूल रही है? पेशेंट बोलेगा हाँ साहब। आपको नहीं बताएगा पेशेंट, आपको उसको पूछना पड़ेगा क्या आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है। अब वो हिंदी जानेगा, अगर वो पढ़ा लिखा होता तो आपको सब बता देगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा क्या आपकी सांस फूल रही है, आपको सांस चलने में तकलीफ हो रही है, छोटी छोटी सांस आ रही है, वो सब चीज आपको हाँ 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 में बोलता चला जाएगा दोस्तों। आपको चेस्ट में भारीपन, वो बोलेगा चेस्ट में मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है, ये नहीं बोलेगा चेस्ट में टाइटनेस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेडिकल टर्म क्या कैसे बताएगा। तो यहाँ पर हमारा अपडेशन, हमारा माइंड वहां पर डायग्नोस करता है दोस्तों। एयर के लिए हंग्री, पेशेंट बोलता है साहब मुझे बिल्कुल खुले में जाना पड़ता है, सांस लेना पड़ती है मुझे जोर जोर से, क्यों? क्योंकि मुझे एयर हंगर हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन डेवलप हो रहा है। और जब ये कंडीशन होती है तो पेशेंट बोलता है कि साहब मैं बहुत डीप में, बहुत गहराई में सांस लेता हूं, लंबी लंबी सांस लेता हूं, लेकिन शार्टनेस के साथ लेता हूं। तब ये कंडीशन दोस्तों एक्यूट कंडीशन के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन पेशेंट कहता है कि साहब मुझे तो पहले से अस्थमा है, मुझे पहले से ब्रोंकाइटिस है, मुझे पहले से फलानी डिसीजेस है, और इसी कारण से मुझे लंबे समय से प्रोसेस आ रही है। दोस्तों सीधा क्रॉनिक केस के लेवल पर, लॉन्ग लास्टिंग केसेस के लेवल पर आपको डायग्नोसिस करना है। उसके बाद आप बगैर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के, एक्सरे चेस्ट और सीबीसी ईएसआर काउंट के बगैर आप ट्रीटमेंट करें तो सोच समझ के करें। अगर सीबीसी ईएसआर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप करवा सकते हो दोस्तों, इमीडिएट करवाइए आप, ठीक है। एक्सरे और सीबीसी ईएसआर आपको प्रोटोकॉल निर्धारित करने में मदद करेगा। और मैं जहां तक समझता हूं आप लोग इतने काबिल हो चुके हो दोस्तों कि हमारा फैमिली इतना स्ट्रांग हो चुका है, हम बोल देंगे कि 4 महीने में ठीक होगा, कि 6 महीने में क्रॉनिक होगा, 1 साल लगेगा कि 1.5 साल लगेगा, हम क्लियरली बोल देंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमें अनुभव हो गया। इसीलिए दोस्तों जब एक्यूट डिस्निया होता है, आप कुछ मिनट के अंदर दोस्तों, ये कुछ घंटों में जब ये शुरू हो सकता है, तो आप मान के चलिए कुछ घंटों में ही ठीक भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते मेडिसिन का एक्यूरेट प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू उसकी बॉडी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक किस लेवल में वो हमारे पास आया है, आप किस लेवल पर उसको तोलते हैं। एक्यूट हुआ तो आप पॉजिटिव दे दो, न्यूट्रिशन आएगा, तुरंत कवर हो जाएगा दोस्तों, आपको देर ही नहीं लगेगी, ठीक है। इमीडिएट दे दो S10P1। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। आप S10P1B की ग्लोबल्स अगर हो, या आपके पास लिक्विड और D4 में, उसको तुरंत डाल के पिला दीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी जल्दी वहां पर दोस्तों शानदार लेवल पर आएगा। और इसीलिए जब आप छोटी छोटी चीजों को देखोगे दोस्तों, कई चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे कॉमन क्या होता है? फीवर, रेशेस, छोटे छोटे लाल लाल रेशेस डेवलप हो जाएंगे दोस्तों। हम समझते हैं इसको स्किन डिसीज हो गई, नहीं दोस्तों, ये चीज हमारे लेवल का है। जब किसी को सर्दी खांसी फीवर के साथ रेशेस होते हैं, आप सीधा समझ जाइए कि लंग्स और हार्ट के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गया है, इम्बैलेंस हो रहा है कहीं पर दोस्तों। इसीलिए क्रॉनिक डिस्निया के लेवल पर जब हम देखेंगे दोस्तों, तब हमें ऐसा फील होता है, जब हम डेली कोई काम करते हैं ना, तो पेशेंट बोलता है कि हमारी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो हम खूब काम करते थे, हमें थोड़े से काम में भी कुछ ऐसा होता नहीं था, लंबे समय काम करे तो भी नहीं होता था, लेकिन अभी तो थोड़े से काम में ही हमको ऐसा तकलीफ होने लग गया। इस रूम से मेरे दूसरे रूम में जा रहा हूं तो भी मेरी सांस फूल रही है, यानी सीढ़ी में 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो तुरंत मुझे वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे कई लोगों ने, डॉक्टर ने बोला नहीं एनीमिया होगा, मैंने जांच कराई तो मेरा हीमोग्लोबिन तो 11.5-12 ग्राम है।
फिर क्या प्रॉब्लम है, सीधा स्ट्राइक कीजिए दोस्तों, आप डायरेक्ट सीबीसी के लेवल पर जाइए, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का रेशियो देखिए, एज वेल एज वहां पर ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी में एमसीएच, एमसीबी, एमसीएचसी को देखिए, वहां पर डायरेक्ट प्लेटलेट को देखिए, वहां पर डायरेक्ट ईएसआर को देखिए। बस इतनी चीज अगर आप डायग्नोस कर लेते हो दोस्तों, और एक्सरे टेस्ट के लेवल पर आपके सामने आता है कभी कभी, तो बहुत इजीली आप किसी भी लेवल पर आप डिस्निया को ट्रीट कर सकते हो। कभी कभी बॉडी की अलग अलग पोजीशन के कारण भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। बेटर या वर्स बहुत सारी कंडीशन होती है दोस्तों, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति को लेटा दिया आपने, ठीक है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मैं क्लियरली कहता हूं, आप उसको पीठ के बल लेटाएंगे ना तो 100% शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको चेस्ट के बल लेटाएंगे और दोनों हाथ को बिल्कुल उसके फ्लैट लेग्स के तरफ लेकर जाएंगे और वन साइडेड माउथ कर देंगे, 20% कैपेसिटी लंग्स की उसी समय बढ़ जाएगी। और जैसे 20% कैपेसिटी बढ़ेगी, 10 मिनट उसको ऐसे पेट के बल लेटा दीजिए, 10 मिनट के अंदर आप देखेंगे दोस्तों उसकी ब्रीदिंग बेटर हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर वर्स होती है, और ज्यादा वर्स होती है, समझ जाइए कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 20% कैपेसिटी बढ़ा देते हैं आप दोस्तों। जब मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना हो ना, आप केवल पेट के बल लेटा दीजिए पेशेंट को, और एक साइड पूरा जो माउथ को एक साइड कर दीजिए और पूरे हाथ को पूरा उसके पांव की तरफ नीचे की तरफ आप लेटा दीजिए। आप देखिए दोस्तों, इमीडिएट 20% जो वेंटिलेशन की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने के कारण तुरंत वहां पर दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कवर होना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन जब इस प्रकार की कंडीशन में भी उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मान के चलिए कि उसकी हार्ट की कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम डेवलप हो गई है दोस्तों। हो सकता है उसको हार्ट ब्लॉक हो सकता है किसी प्रकार के पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस हो, या किसी भी प्रकार का हार्ट से रिलेटेड हो सकता है एंजाइना आने वाला हो। इसीलिए दोस्तों किसी भी प्रकार के हार्ट और लंग्स की डिसीजेस हो सकती है, इसलिए हमें वहां पर ये दो चीज तुरंत करना है। और ऐसे कंडीशन में भी अगर कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, ईसीजी करा लीजिए, आपको इमीडिएट पता चल जाएगा दोस्तों। इन्हीं सिम्टम्स को आधार मानकर हमें डायग्नोसिस करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमियोपैथी ट्रीटमेंट को करना चाहिए। डिस्निया कोई मेजर बात नहीं है, बहुत इजीली कवर होता है इलेक्ट्रोमियोपैथ में। लेकिन जब आप वहां पर पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करते हो, ब्लड टेस्ट कराते हो, सीबीसी कराते हो, किसी भी इंफेक्शन के लेवल पर, किसी भी ब्लड क्लॉट के लेवल को आप फाइंड कर लेते हो, या लंग्स में उपस्थित होने वाली किसी भी कॉम्प्लिकेशन को फाइंड करते हो, चेस्ट एक्सरे करा लिया, सीटी स्कैन या ईसीजी करा के दोस्तों, तो ट्रीटमेंट कितना ईजी है, बहुत ईजी है दोस्तों। जब आप फर्स्ट ट्रीटमेंट की बात करते हो, S1 C13 F1 A3 W D4 या जनरल टॉनिक D4 C13B, ठीक है, ये पहला प्रोटोकॉल है जो आपको वहां पर निर्धारित करना है। दूसरी बात, जब जनरल टॉनिक C13B को आप देते हो तो आपको ये देखना है कि C13 हार्ट में भी काम करता है, लंग्स पे भी काम करता है। अब आपको इस प्रोटोकॉल में एक मेडिसिन मैंने छुपा दी, और वो मेडिसिन है दोस्तों पेक्टोरल ग्रुप की कोई भी मेडिसिन, P1, P3, P4 या P2। लेकिन जनरली P2 का रूल नहीं आता है, यहां पर P1, P3 या P4। 10 साल से छोटा बच्चा है P3, फीमेल है P3, मेल है P1। लेकिन आपको लग रहा है कि लंग्स बहुत कमजोर है, फीमेल भी है, बच्चा भी है, कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है आपको कि नहीं यार यहाँ तो लंग्स बहुत कमजोर है, देन D4 में C13 P1B को आप जब देते हो, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तो डिस्निया का लेवल ऐसे चुटकी बजाते गायब हो जाएगा दोस्तों। ये आप कई बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हमारे किरण सर, मलिका मैम, आजकल गायब है मलिका मैम ने भी काफी प्रोटोकॉल कोरोना के लेवल पर उस समय दिए थे दोस्तों। तो ये छोटी सी चीज, अब इसी को अगर हम और थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करें, अगर मान लो लंग्स के लेवल पर इंफ्लामेशन है, देन यू गॉट S10 P1B C13 F1Y D4 में हमें रिलैक्स भी करना पड़ेगा। जब चेस्ट में टाइटनेस आ रही है तो टाइटनेस को आप कैसे रिलैक्स करोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम S10 P1B को अल्टरनेट C13 F1Y, अब आपने F1Y को यूज कर लिया, मतलब नर्व को, आपने जो नर्व सेंसेशन होता है उसको रिलैक्स कर दिया। तो टाइटनेस फीलिंग कैसे हो रही है आपको, टाइटनेस फीलिंग हो रही नर्व के माध्यम से, तो यहां पर C13 F1Y के माध्यम से आपने वहां पर नर्व के लेवल को रिलैक्स कर दिया दोस्तों। तो S10 P1B अल्टरनेट देन C13 F1Y को D4 में दोगे, वहां पर रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा
दोस्तों। P1-1B अल्टरनेट देन C13A3Y। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पल्मोनरी लेवल पर स्पाज्म आ रहा है या हार्ट के लेवल पर स्पाज्म आ रहा है दोस्तों, ये दोनों चीज, ये P1B दे दिया मतलब आपने हार्ट की तरफ भेज दिया, वर्वन दे दिया मतलब कहीं पर भी सॉरी लंग्स की तरफ भेज दिया, और लंग्स के लेवल पर किसी भी प्रकार का अगर वहां कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो P1-1B वहां पर तुरंत काम करेगा दोस्तों। दूसरा, आपने C13A3Y ऐड कर दिया, आप हार्ट की तरफ चले जाओ, हार्ट के जितने भी वहां पर कोई भी सफोकेशन हो रहा होगा हार्ट के लेवल पर, वो रिलैक्स हो जाएगा दोस्तों। ब्लड प्रेशर से जुड़ा हो या घबराहट से जुड़ा हो, वो कंडीशन सारी रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा काम करता है। इसका सपोर्ट अगर चेस्ट ऑयल के रूप में देते हैं ना दोस्तों, तो अभी गुरु सर ने मुझे बताया काफी बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने टेबल प्रैक्टिस में इसको प्रूव करके लिए। तो ये चीज चेस्ट ऑयल के लेवल पर कभी मत भूलिए दोस्तों। मैं 10 लीटर्स हर सर्दी में 1 महीने के लिए 10 लीटर्स बनाता हूं दोस्तों। टोटल 10 लीटर मेरे पास चेस्ट ऑयल एट ए टाइम अवेलेबल मिलेगा दोस्तों, प्रिपेयर किया हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि 60-60 ml पेशेंट जिनको अस्थमा के प्रॉब्लम है, जिनको ब्रोंकाइटिस के प्रॉब्लम है, जिनको बच्चों को पता है कि यहाँ पर पाटीदार क्या मिलता है, वो तेल मिलता है, पसलियों पे लगा दो, चस्का बंद हो जाएगा, निमोनिया नहीं आएगा, बच्चों को सर्दी खांसी नहीं आएगी, ढूंढ ढूंढ के लेकर जाते हैं दोस्तों। ये चीज यहाँ मिलता है। और जब आपको क्रॉनिक केस होता है तो P1A3-B P1A3-B को 200 डाल्यूशन में देकर देखिएगा दोस्तों, आप इतना मैजिकल रिजल्ट मिलेगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो दोस्तों, कभी नहीं सोच सकते। आपको एक बिलीव और मैं बताऊं, अभी मैंने एक क्रॉनिक एनीमिक कंडीशन का पेशेंट आया जिसको बार बार प्रॉब्लम होती थी, बार बार एनीमिया हो जाता था, बार बार डिस्निया होता था। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम क्या है साला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने केवल 2 चीज समझी, केवल 2 चीज, कि इसको लंग्स और हार्ट के बीच में कोई एलर्जिक पॉइंट बन रहा है, इसको कवर नहीं हो पा रहा। दूसरा, मैंने ये सोचा कि भाई किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, मैंने सारी टेस्ट रिपोर्ट देखी, उसकी बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कुछ नहीं करा दोस्तों। A3-200 मॉर्निंग में 10 ग्लोबल्स, S6-200 इवनिंग में 10 ग्लोबल्स। आप बिलीव नहीं करोगे, 2 महीने 12 दिन के बाद 14.2 हीमोग्लोबिन है। अब इसमें मैंने कौन सा हीमोग्लोबिन का मेडिसिन दिया दोस्तों? ठीक है, आप जनरल टॉनिक D5RE, नेचुरल टॉनिक D5Y, ये मेन प्रोटोकॉल है। लेकिन वहां पर मैंने ये दोनों ही नहीं दिया, मैंने तो वहां पर A3-200 अब S6-200 दिया। क्यों दिया दोस्तों? क्यों काम करा वहां पर? आपको सिंपल सा लॉजिक में जाइए आप। आपने जब मैंने आपको किडनी बताया था तो मैंने आपको बताया था इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, बार बार हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है उसको, और हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है तो हाइपोक्सिया इरिथ्रोपोइटिन की कमी के कारण भी होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, S6-200 दिया तो सीधा एरिथ्रोपोइटिन, किडनी के फेलियर की संभावना को खत्म कर दिया। और किडनी के लेवल पर वहां पर एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, ये दो ही तो प्लेटलेट और आरबीसी का प्रोडक्शन कहां पर हो रहा, बोन मेरो में हो रहा। तो हमने S6-200 के माध्यम से उसको जनरेट किया कि भाई ये बार बार क्यों हो रहा, देखो जाके। वहां पर हमने उसको जनरेट कर दिया, किडनी को प्यूरिफाई कर दिया और किडनी के फंक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। अब यही चीज 200 हमने A3 के लेवल पर दिया। अब A3 ने क्या काम करा दोस्तों? A3 ने वहां पर डायरेक्टली A3 का जो लेवल हुआ, A3 ने डायरेक्टली बोन मेरो के लेवल पर काम करा, और A3-200 डायरेक्टली हार्ट और बोन मेरो के लेवल पर काम करती है। तो बोन मेरो के लेवल पर आरबीसी के प्रोडक्शन को हमने बढ़ा दिया। और यही कारण है दोस्तों, 2 महीने 12 दिन के बाद से अभी तक उसको रिड्यूस नहीं हुआ हेमोग्लोबिन। और कोई ना तो उसको किसी प्रकार का हीमोफीलिया के प्रॉब्लम है, ना उसको सिकल सेल एनीमिया के प्रॉब्लम है, ना उसको मेंसेस ज्यादा जाता है, महिला है, 33 ईयर एज है दोस्तों उसकी, लेकिन उसको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो अचानक अगर वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता था, हार्मोनल इंबैलेंस होता था और सडन उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता था। किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया समझ में। 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उसको ये जो मैंने 2 महीने 12 दिन का भी ट्रीटमेंट हुआ है, कल या परसों में ही मेरे पास फोन आया था, उसका हीमोग्लोबिन 14.2 है दोस्तों। दैट इज इमेजिंग। मतलब ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आया। अब जब आएगी तो पूरी हिस्ट्री फिर से लूंगा, तब आपको बताऊंगा कि देखो वहां पर क्या चीज थी जो अचानक थोड़ा सा दिमाग चलाया और कवर कर लिया दोस्तों। तो ऐसा ही हमारे लेवल पर है, हमारी मेडिसिन कहां से कहां काम कर जाएगी दोस्तों, नोबडी कैन इमेजिन। अभी तक इलेक्ट्रोमोपैथ के जितने जो बड़े बड़े ज्ञाता थे वो भी अमेजिंग नहीं कर पाए दोस्तों। यही कारण है हम लोगों को ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा दोस्तों डिस्निया का लेवल, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों।
थोड़ा सा 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद में हमारा सेरेबेलम कंप्लीट हो जाएगा। हमने सेरेबेलम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था दोस्तों, डीप रिफ्लेक्सेस तक हम पहुंच गए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंसेस कैसे डेवलप होता है। आप लोगों ने कई केस देखे होंगे, आपने देखा होगा, आप में से किसी एक मैम ने मुझसे पूछा था निस्टेगमस के बारे में, ठीक है। मैडम ने किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में कि निस्टेगमस क्या होता है। मेरे पास एक पेशेंट है जिस लड़की का पूरा आंख रोटेट कर जाता है, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि निस्टेगमस कैसे डेवलप होता है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जब हम मान लो कि स्टैंडिंग है, खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं, तो वो पोस्चर किसके कारण बैलेंस हो रहा है? डेफिनेटली ऑफ कोर्स सेरिबेलम के कारण, सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कोऑर्डिनेशन के कारण, क्योंकि सेरिबेलम का काम है टोन, पोस्चर, मूवमेंट, ठीक है, इनको इक्विलिब्रियम या बैलेंस प्रदान करना। तो जब स्टैंडिंग रहते हैं दोस्तों, लेग्स क्या होता है, लेग्स के ऊपर पूरी बॉडी का वजन आता है दोस्तों, स्प्रेड होता है उसके ऊपर, पूरा ब्रॉड बेस को प्रोवाइड करता है, पूरे ब्रॉड बेस यानी पूरी बॉडी। अब आप देखो, आप किसी भी मतलब किसी भी चीज को आप हवा में छोड़ दो, ठीक है, और जोर से हवा चला दो, उड़ जाएगा ना। तो आप क्यों नहीं उड़ते हो? क्यों? क्योंकि आपका लेग्स ब्रेड मतलब एक ब्रॉड बेस बनाता है दोस्तों। और ये जब बॉडीज वहां पर वेस्ट के रूप में होती है, वेट के रूप में होती है दोस्तों, तो हेड जो होता है ऑसिलेशन को मेंटेन करता है। और ये हेड का ऑसिलेशन जो होता है दोस्तों, साइड टू साइड बैलेंस, आप देखते हो एक रस्सी पर एक आदमी हाथ लेकर या डंडे लेकर बैलेंस बनाने का काम करता है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है? वही काम हमारा ब्रेन यहां पर कर रहा है। और हमारे दोनों साइड लेग्स, राइट और लेफ्ट लेग्स में जो वेट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दोस्तों उसके बीच में बैलेंस को कोऑर्डिनेट कर देता है। लेकिन अगर मान लो व्हाइल गेटिंग गेट, जब आप मूविंग करते हो, मूवमेंट करते हो, तो गेट मैकेनिज्म होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और गेट का मतलब क्या होता है? मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है, मैनर ऑफ वॉकिंग मतलब आप कैसे वॉक कर रहे हो, कैसे चल रहे हो दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनर। अगर आप सभ्य हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल सीरियसली और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वॉक करते हो दोस्तों। लेकिन जो असभ्य होता है वो कैसा, बिल्कुल उल्टा तिरछा कैसे भी चलेगा, बोले यार देखो कैसे चल रहा है, यार ये कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल जाए। अब आपको क्या मालूम उसको बीमारी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो अगर सेरिबेलम में कोई लीजन है, ठीक है, जब सेरिबेलम में कोई रीजन होता है तो स्टैगरिंग होता है, सीलिंग होता है, या ड्रंकन लाइक गेट वहां पर ऑब्जर्व होता है दोस्तों। यानी वहां पर आपको ऐसा लगता है जैसे सेंट विट्रियस डांस देख लीजिए आप, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए एक पेशेंट होता है जिसने दारू पी ली, वाइन पी लिया दोस्तों, अल्कोहल ले लिया, आप देखो वहां पर सीधा सेरिबेलम अफेक्ट होता है, यानी सेरिबेलम का मूवमेंट अफेक्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो नॉर्मल चलेगा? बिल्कुल नहीं, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ठीक है, कभी इधर चला कभी इधर चला, याद है कि नहीं। तो ऐसे मूवमेंट वहां पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यही मूवमेंट में जब डिस्टर्बेंसेस आते हैं ना, तो वो डिसीज के रूप में जनरेट होते हैं दोस्तों। और जब डिसीज के रूप में जनरेट होते हैं तो उसका सीधा संबंध सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम पे क्या मेडिसिन काम करती है आपको पता है दोस्तों। और वो मेडिसिन खास तौर से आप वहां पर जब दोगे तो डायरेक्टली आप इस प्रकार, भाई पार्किंसोनिज्म, अगर आप बेसल गैंग्लिया को समझते हो दोस्तों तो पार्किंसोनिज्म का बहुत इजीली कवर कर सकते हो। अगर आपने सेरिबेलम का फंक्शन नहीं समझा, उसका कोऑर्डिनेशन जो बेसल गैंग्लिया के लेवल पर होता है वो नहीं समझा, देन आप नहीं कर सकते पार्किंसोनिज्म। लेकिन हमारा ग्रुप का एक एक मेंबर में दावे से कहता हूं कि पार्किंसोनिज्म को बहुत इजीली कवर करेगा दोस्तों। तो यहां पर जब मूवमेंट का डिस्टर्बेंसेस होता है तो सबसे पहला होता है एटेक्सिया। क्या होता है दोस्तों एटेक्सिया? लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। यानी एटेक्सिया का मतलब होता है कि भाई जब टोन, पोस्चर और बॉडी के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल सेरिबेलम के माध्यम से हो रहा है, तो क्या आपकी बॉडी में डिफरेंट मसल्स के लेवल पर मूवमेंट एक के बाद एक हो रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट कर रहे हैं हम, हैंड से कर रहे हैं, लेग से कर रहे हैं, एक मसल का काम खत्म हुआ दूसरी करेगी, दूसरे का काम खत्म हुआ तीसरी करेगी, तीसरे से चार, इस प्रकार से कोऑर्डिनेटरी मूवमेंट होता है। और उन कोऑर्डिनेटरी मूवमेंट के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एब्डक्शन, इन प्रोसेस के माध्यम से आपकी मसल्स पूरी 1 बाय 1 वर्क करती है। और 1 बाय 1 वर्क करने के बाद में दोस्तों उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है। तो जब एटेक्सिया होता है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, अर्थात वहां पर कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ब्लॉकेज हो गए।
और उन ब्लॉकेज के लेवल पर, एस्पार्टेट के लेवल पर, ग्लूटामेट के लेवल पर, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड यानी गाबा के लेवल पर कहीं ना कहीं कोई एक्साइटेशन या इनिबिटरी प्रोग्राम वहां पर फेल हो रहा है, और उसी कारण दोस्तों एटेक्सिया डेवलप होता है। तो अब आपको यहां पर समझना है कि जब यहां पर इस प्रकार का मैकेनिज्म जनरेट हो रहा है तो बगैर नर्वाइन मेडिसिन के आप कवर कर सकते हो क्या? सिंपल सा। अभी अनुषा मैम ने कहा कि मैंने इतनी जल्दी कवर किया। अभी आप देखो गंगाधर सर ने कहा कि मैंने उनके पिताजी को पैरालिटिक अटैक आया और इमीडिएट 2 बार एक्सीडेंटल केस हैं दोस्तों, लेकिन S1F1 1000 का रिजल्ट उन्होंने देख लिया। अब कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रूव किया। मैं तो काफी सालों से करते आ रहा हूं, इसलिए मैं हर चीज में आपको बता देता हूं। S1F1 यूज करो, सीधा ब्रेन पे काम करो, ठीक है? सीधा ब्रेन के लेवल को बैलेंस करो। किसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, दोनों को बैलेंस कर दो। टोन, पोस्चर, मस्कुलेचर पूरा करेक्ट हो गया, ठीक है? जो आपका एफरेंट और इफरेंट चैनल है, आपने दोनों को बैलेंस किया। अब अलग बात है कि कौन से ऑर्गन में ब्लॉकेज है वो डायग्नोस करो, उसकी मेडिसिन दे दो। यही चीज यहां पर आपको अटेक्सिया के लेवल पर देखने को मिलेगा कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स जहां पर हो रहा है, मूवमेंट कहां पर प्रभावित हो रहा है, किस पार्ट का हो रहा है, उस पार्ट के मेडिसिन देकर S1F1 1000 के साथ में आपके पास तो बहुत बड़े बड़े बूस्टर हैं। पावर बूस्टर दे दो, जनरल टॉनिक दे दो, लिम्फो बूस्टर दे दो, क्या देना चाहते हो, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। दूसरा होता है एसिनर्जिया। एसिनर्जिया का मतलब ASYNERGIA सिनर्जिया। एसिनर्जिया का मतलब होता है दोस्तों लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल सच एज प्रोस्टागोनिस्ट, यानी जो मेन होती है मसल्स, नायक के रूप में काम करती है। हाँ चलो मैं चलती हूं आगे, आप मेरे पीछे पीछे आइए, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोस्टागोनिस्ट। दूसरी होती है एंटागोनिस्ट यानी प्रतिपक्षी, ठीक है, जैसे विपक्ष होता है ना उस टाइप से प्रतिपक्षी। और तीसरी होती है सिनर्जिस्ट, चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलती हूं, मैं भी सपोर्ट करूंगी। तो ये 3 लेवल आपकी बॉडी में हमेशा जनरेट होते हैं। एक होता है प्रोस्टागोनिस्ट यानी नायक, मेन, ठीक है, मेन। तो यहां पर मेन होता है जो काम करता है, हाँ चलो ठीक है मैं काम करता हूं, आपको करना हो तो मेरे पीछे आइए। दूसरा होता है एंटागोनिस्ट जो उसका विरोध करता है, प्रतिपक्षी होता है। और तीसरा होता है सिनर्जिस्ट दोस्तों, ये होता है सहक्रियावादी। सिनर्जिस्ट मतलब साथ में काम करने वाला, यानी ये तीनों के लेवल पर ही हमारी बॉडी जनरेट होती है। यानी ऐसा नहीं हो कि आप किसी चीज को फोर्स मार रहे हो, ठीक है, फोर्स मार रहे हो, वो फोर्स से आगे तो चले गए, ऐसा ना हो कि आप भी आगे गिर जाओ, ठीक है। तो यहां पर आपकी बॉडी उसको रेजिस्टेंट देती है, तो वहां पर एंटागोनिस्ट का काम होता है। जब वहां पर किसी चीज का प्रेशर देना होता है तो आप भी किसी चीज को धका के चलते हो ना आगे। मान लो टेबल खसकाना, बीच में से कोने में लेके जाना, आप उसको धका रहे हो अकेले, ठीक है, तो उसके साथ साथ आप भी जा रहे हो ना आगे, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जा रहे हो। तो वो सिनर्जिस्टिक क्रियाएं भी आपकी बॉडी में साथ में चलती है। इसीलिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होना चाहिए। तीसरा होता है एस्थीनिया। जब एस्थीनिया की बात आती है दोस्तों, वीकनेस यानी इजी फिटेबिलिटी एंड स्लोनेस ऑफ मसल्स। जब एस्थीनिया की बात आती है तो कई बार पेशेंट बोलते हैं साहब मैं पहले तो बहुत अच्छा, मतलब उसके बोलने से आप लग जाते हो कि यार ये थका हुआ आदमी है बिल्कुल, ठीक है, एस्थीनिया बोलते हैं उसको। एकदम वीकनेस आ जाएगी उसकी बॉडी में, और वीकनेस आ जाएगी तो बोलेगा अरे साहब मैं पहले तो बहुत काम कर लेता था, अभी तो ऐसा लग रहा है मैं आसानी से थक जाता हूँ। इजी फैटिगेबिलिटी डेवलप हो रही है, फैटिग हो रहा हूं मैं, थकान महसूस कर रहा हूं। स्लोनेस ऑफ मसल्स, मेरी मसल्स ही नहीं काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों, ये इक्विलिब्रियम के लेवल पर होती है, जिसका सीधा संबंध सेरिबेलम के लेवल पर होता है। अब ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि जब भी कभी इस प्रकार की कोई कंडीशंस लेकर कोई पेशेंट आता है तो आपके प्रोटोकॉल का जनरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वहां पर ब्रेन के लेवल पर क्या भेजना चाहते हो, ठीक है। आपने जनरल टॉनिक में ऑलरेडी F1W मिलाया हुआ है, ठीक है, आपने सीधा ब्रेन में भेजना है, C1 ऐड कर दो, S10 ऐड कर दो, या नेचुरल टॉनिक में दे दो, आप सीधा ब्रेन के लेवल पर चले जाओगे दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है दोस्तों डिस्मेट्रिया। जो डिस्मेट्रिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, डरने की जरूरत नहीं, हम टेबल प्रैक्टिस में सब देखते हैं, आप लोग सब देखते हो दोस्तों, बस ये है कि हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको समझ रहे हैं दोस्तों। किसी वॉलेंट्री एक्ट के रिक्वायर्ड कंडीशन में मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन का जो ड्यूरेशन होता है और जो उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ होती है उसको चेक करने की जो इनेबिलिटी हो जाती है दोस्तों, वो डिस्मेट्रिया कहलाती है। अब आपने फ्रोजन शोल्डर देखा है, आपने नेक स्टिफनेस देखा है, मूवमेंट करते हो क्या स्टिफनेस के दौरान?
अगर मूवमेंट करा तो क्या होता है, तो वो इनेबिलिटी डेवलप होना, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन उसकी स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं इनेबिलिटी हो जाती है, उसके वर्क करने की इनेबिलिटी हो जाती है दोस्तों। यानी कभी मान लो एक ऑब्जेक्ट पर आपका आर्म जाता है दोस्तों, ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि आपको हाथ ऐसा लंबा करना है लेकिन इससे भी ज्यादा आपका हाथ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, इससे ज्यादा, तो अब इससे भी ज्यादा हाथ पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन, एक में क्या हुआ, हाइपरमेट्रिया हुआ, एक में दोस्तों आपको हाइपोमेट्रिया हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दोस्तों वो उसके शॉर्ट में फॉल हो जाता है, यानी यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और उसके पहले ही आपका हाथ फॉल हो गया, उसके पहले ही हो गया, उसको आप बोलोगे हाइपोमेट्रिया, शॉर्ट फॉलिंग, यानी कहीं पर भी किसी चीज में पर्याप्त दूरी पर नहीं जाना, शॉर्ट लेवल पर होना, उसको हम बोलेंगे दोस्तों शॉर्ट फॉलिंग। लेकिन अगर कहीं दूर जा रहा है, दूर आपका हाथ चला गया, उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रिया, ओवर शूटिंग को हम हाइपरमेट्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता है, यहां पर अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है ना, एक्सटर्नल ऑयल में जो आल्पेन क्योर ऑयल है और जो आपने बनाया है उसमें केवल एस्टेन डाल लेना, ओनली एस्टेन। अगर जलवा देखना है आपको, प्रूविंग देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। केवल एस्टेन के 5 to 10 ड्रॉप्स वहां डाल लेना अल्पेन क्योर ऑयल में, और उसको आप मसाज करा देना आपके शोल्डर जॉइंट पे जहां फ्रोजल हो रहा है या जो आपका नेक स्टिफनेस हो रहा है, वहां पर आप दे देना, आपको इमीडिएट रिजल्ट दोस्तों देखने को मिल जाएगा, इमीडिएट मिलेगा। 15 मिनट में पेशेंट बोल देगा साहब मुझे रिलीफ हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैंने जब नर्वाइन लेवल पर पढ़ी तो मुझे पता चला कि S1F1 का रूल है और यहाँ पर ऑलरेडी एस्टेन में मिला हुआ है। तो एस्टेन क्विकली इफेक्टिव होता है दोस्तों, क्योंकि ब्रेन पर भी जाके काम करता है। तो जो नर्वस ट्रैक होते हैं ब्रेन के लेवल पर, जो हमने ट्रैक्स पढ़े, वो सारे ट्रैक्स इसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं दोस्तों। और यही कारण है, इसी अकॉर्डिंग में हम लोग डायरेक्टली वहां पर लिंक बना देते हैं और तुरंत पेशेंट को रिजल्ट दे देते हैं दोस्तों। इंटेंशन ट्रेमर आपने कई बार देखा होगा, पेशेंट को ट्रेमर आते हैं दोस्तों, चक्कर आते हैं, हाथ पांव हिलते हैं दोस्तों, ठीक है। किसी भी वॉलेंट्री एक्ट को अटेम्प्ट करने के दौरान किसी को भी ट्रेमर आ सकता है दोस्तों, आप और मेरे को भी आ सकता है, यदि हम लोगों को हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमारे बॉडी में मूवमेंट हुआ, मसल्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज वहां पर एनाटॉमिकल के बीच में इंबैलेंस हुआ, तुरंत ट्रेमर आना शुरू हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस से अफेक्ट करता है, और यही कारण है एस्टेशिया होता है दोस्तों। एस्टेशिया मतलब अनस्टेडी वॉलेंट्री मूवमेंट, अनस्टेडी, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं, जैसे ये मेरा हाथ है ये स्थिर है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो, ठीक है, ये अनस्टेडी है। अनस्टेडी वॉलेंट्री मूवमेंट अगर डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं एस्टेशिया, और ये एस्टेशिया बहुत इजीली कवर होता है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है सेरिबेलम से। आप डायरेक्ट सेरिबेलम पे काम कीजिए, ठीक है, याद करिए इस चीज को। मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर S3C3 का रोल होगा या S5C5 का होगा, कौन बता सकता है दोस्तों? यहां पर S3C3 का होगा या S5C5 का रोल होगा, कौन बता सकता है? सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहां पर सेरिबेलम, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं ये भेजने वाला हूं, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन S5C5 का आपको देखने को मिलेगा और डायरेक्ट लिंक आपको S5C5 का देखने को मिलेगा। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात, जब हम निस्टेगमस की बात करते हैं, जैसे मैंने उदाहरण बताया था आपको दोस्तों, निस्टेगमस में क्या हो रहा है, मसल्स का कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आपकी मसल सारा मूवमेंट कर रही है दोस्तों। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आईबॉल इज कॉज्ड निस्टेगमस, यानी ऊपर से भी नीचे से भी पूरा गोल घूम रही है दोस्तों। जबकि आप आंखों को घुमा के देखो, ठीक है, यहां तो मसल्स किसी भी एंगल से घूम रही है दोस्तों, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी आराम से और बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर रही है, उसे हम बोलते हैं निस्टेगमस। और उस निस्टेगमस की कंडीशन भी सेरिबेलर रीजन में लीजन के कारण आती है। इसलिए हमारा प्रोटोकॉल में एज इट इज आइज में है, आइज की रेमेडी के साथ में हमारा प्रोटोकॉल एक ब्रेन की तरफ भी जाना पड़ेगा, यानी एक मिक्सचर आई की तरफ भेजना है, एक मिक्सचर आपको ब्रेन की तरफ भेजना है, जिसके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, रेटिकुलर फॉर्मेशन के माध्यम से आपका पूरा वर्क वहां पर जनरेट होगा और पूरा फंक्शन आपको दोस्तों वहां पर यूटिलाइज होगा। इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी दोस्तों। रिबाउंड फिनोमिना की बात करें दोस्तों, सब लोग जानते हैं दोस्तों, जब रिबाउंड फिनोमिना की बात आएगी दोस्तों, तो जब पेशेंट आप देखोगे रेजिस्टेंट के अगेंस्ट मूवमेंट को अटेम्प्ट करता है दोस्तों,
ठीक है। अगर कोई पेशेंट रेजिस्टेंट, मान लो कि ये टेबल बहुत भारी है, आपको खसकाना है, क्या आप अकेले खसका सकते? कोशिश तो करोगे ना, ठीक है। अगर मान लो आपने रेजिस्टेंट को अगेंस्ट उसमें काम किया और यदि रेजिस्टेंट सडनली रिमूव हो गया, मान लो आपने बहुत जोर से धक्का दिया और जोर से धक्का देने के कारण आपका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन आपने उस भारी चीज को तो धक्का दे दिया, वो जब भारी चीज वहां से जगह से हटेगी तो क्या आप आपकी जगह पे मेंटेन रख पाओगे? नहीं दोस्तों। यदि रेजिस्टेंस सडनली रिमूव हो जाता है तो जिस डायरेक्शन में आपने अटेंड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका लिम्ब फोर्सिबली मूव हो जाएगा, यानी आपका लिम्ब भी उसके साथ में फोर्सिबली मूव कर जाएगा दोस्तों। इसे हम रिबाउंड फिनोमिना कहते हैं। क्यों होगा दोस्तों ऐसा? ये प्राय एंटागोनिस्टिक मसल्स की ब्रेकिंग एक्शन के एब्सेंस के कारण होगा दोस्तों। जो उसके खिलाफ काम कर रही है वो मसल्स वहां पर काम नहीं कर पाएगी क्योंकि सडन ब्रेकिंग हुई, और ये एक्शन के ब्रेकिंग होने के कारण आपके ब्रेन को इतना समय मिला नहीं कि वो वहां पर आपको रोक ले। उसके विपरीत आप वहां पर उसी फोर्स में आगे की तरफ चलते चले गए दोस्तों। यही कारण है, इसे हम रिबाउंड फिनोमिना कहते हैं। डायसार्थरिया, डायसार्थरिया दोस्तों, यानी कई बार आपने देखा होगा कई पेशेंट तुतलाते हैं, ठीक है, स्पीच में डिस्टरबेंसेस होता है। अब आप देख लो, मैं आपको वो प्रोटोकॉल यहीं से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। जब आप इस स्पीच में डिस्टरबेंसेस होता है या स्पीच में जब इन्वॉल्व स्ट्रक्चर या वेरियस मसल्स का इनकोऑर्डिनेशन होता है, उन इनकोऑर्डिनेशन के लेवल पर भी सेरिबेलम जिम्मेदार होता है। यानी आपको अगर किसी व्यक्ति के बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अटक अटक के बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है, कहीं ना कहीं सेरिबेलर रीजन में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा और उसी रीजन के कारण उसको कहीं ना कहीं दोस्तों डायसार्थरिया देखने को मिलता है, यानी स्पीच में डिस्टरबेंसेस आपको देखने को मिलता है। और यही फैक्ट आपके सामने जब आता है तो दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको यहां पर डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि हाँ साहब इसका प्रोटोकॉल यहां से जनरेट हो रहा है दोस्तों। दूसरा और लास्ट है सेरिबेलम का एडियोडोकोकाइनेसिस। एडियोडोकाइनेसिस जो तो बहुत रैपिडली डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, और रैपिड अल्टरनेटिव सक्सेसिव मूवमेंट की एबिलिटी होती है दोस्तों, जिसमें सुपिनेशन और प्रोनेशन ऑफ आर्म को डिडोकाइनेसिस कहते हैं दोस्तों। सुपिनेशन, प्रोनेशन, ऊपर उठाना, नीचे उठाना, और ये बहुत हद तक आप देख रहे हो दोस्तों इनमें बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज होती है। कोई भी आदमी बहुत बार जब शोल्डर जॉइंट के लेवल पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मसल्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, आप उसको बोलो सुपिनेशन करे, प्रोनेशन करे, वो नहीं कर पाता, ठीक है। एकदम से उठाना, एकदम से नीचे करना नहीं कर पाएगा, उसको बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन महसूस होती है दोस्तों। तो रैपिड अल्टरनेटिव सक्सेसिव मूवमेंट की इनेबिलिटी हो जाती है दोस्तों, इसे हम एडिडोकोकाइनेसिस कहते हैं। यानी पेशेंट एकदम से उठाना, एकदम से नीचे करना, एकदम से उठाना, एकदम से बहुत धीरे करेगा, मसल्स के इनकोऑर्डिनेशन के कारण ही होता है दोस्तों। और ये सेरिबेलर लीजन का कॉमन फीचर होता है दोस्तों। इसे हम डिसडायडोकोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं, अर्थात वहां पर मसल्स का कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर रीजन पर नहीं हो पा रहा है और यही रीजन वहां पर सेरिबल रीजन में। तो दोस्तों इतने छोटे छोटे टिप्स देने का ये मतलब है कि जब भी कभी इस प्रकार का कोई भी कोऑर्डिनेटिव मेडिसिन देने की जगह आएगी दोस्तों, तो आपका मेन मकसद होना चाहिए सेरिबेलर रीजन, और आपका पूरा मसल से रिलेटेड जितना भी लेवल आपको जनरेट होगा तो आपका दिमाग कहां जाना है दोस्तों। 5 प्रोटोकॉल ब्रेन के लेवल पर चले जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा वो 5 प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे हैं और किस ऑर्गन के ऊपर उसका इफेक्ट डेवलप हुआ, उस ऑर्गन के मेडिसिन के कोऑर्डिनेशन के साथ वो 5 फार्मूले में से 1-2 जो भी एक्सटर्नल आप एप्लीकेशन के साथ देते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी फेलियर होंगे दोस्तों। मुझे 100% श्योरिटी है कि आप 101% नंबर के साथ पास होंगे दोस्तों। मेरी ये उम्मीद थी, यही मैंने इसीलिए इतना लंबा खींचा सेरिबेलम को दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 10 मिनट है हमारे पास। आज शुरू करते हैं हम बेसल गैंग्लिया। दोस्तों बेसल गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमारे छबिलाल सर नेपाल बहुत मास्टर हैं दोस्तों नर्वस सिस्टम के, मेरे से डिस्कस करते हैं, वो काफी अच्छी नॉलेज है उन बंदे को। तो यहाँ पर हम जब बेसल गैंग्लिया की बात करते हैं ना दोस्तों, तो बेसल गैंग्लिया को बहुत अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। इसके बाद केवल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है।
हम बेसल गैंग्लिया की बात करें दोस्तों, तो बेसल गैंग्लिया होता क्या है? ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर में स्कैटर्ड पार्ट होता है। ग्रे मैटर के स्कैटर्ड मास को दोस्तों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सब कॉर्टिकल सब्सटेंसेस में सबमर्ज रहता है दोस्तों। वहां पर जो उनके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उन्हीं पार्ट, ये देखिए आप डायग्राम, ठीक है, ये पार्ट के रूप में ये पर्टिकुलर एरिया में दोस्तों, ये पर्टिकुलर ये जो दिख रहा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये लेटरल वेंट्रिकल, ये पुटामेन, ये ग्लोबस पैलिसेस, ये मैमिलरी बॉडी, ये थैलेमस, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये सब यहां पर कॉरिलेट होता है। और ये कॉरिलेट इसीलिए देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आंखों के लेवल पर जब आप फोरहेड के लेवल पर A2 F2 C5W को कंप्रेस करते हो, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट को डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। यही ऑप्टिक ट्रैक्ट यहाँ पर लिंक होता है क्लोजली, वहां पर कोलेटरल्स होते हैं थैलेमस के लेवल पर। यहीं पर देखिए लेटरल वेंट्रिकल्स है, जो आपके फर्स्ट, सेकंड, लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं दोस्तों, उनका भी यहाँ पर क्लोजली कन्वर्शन होता है। और ये जो पुटामेन होता है, ग्लोबस पैलिडस होता है, मेमलरी बॉडी होती है दोस्तों, ये यहाँ पर पर्टिकुलर बेसल गैंग्लिया के पार्ट होता है। और यही बेसल गैंग्लिया के पार्ट वहां पर कोरिलेशन मेंटेन करते हैं। और यही कोरिलेशन दोस्तों पूरे बेसल गैंग्लिया के लेवल पर काम करता है। और यही कारण है दोस्तों बेसल गैंग्लिया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के पार्ट को फॉर्म करता है। इस पिरामिड के बाहर, ये जो पिरामिड दिख रहा है, इस पिरामिड के बाहर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक को फॉर्म करता है, जो कि जितनी भी मोटर, अब देखिए अभी तक हमने सेरिबेलम के लेवल पर पढ़ा था दोस्तों, तो वो पूरा कंट्रोल करने का काम कर रहा है। लेकिन यही बेसल गैंग्लिया पूरी मोटर एक्टिविटी के साथ कंसर्न रहता है। याद रखिएगा, पूरी बॉडी की जितनी भी मोटर एक्टिविटी होती है, बेसल गैंग्लिया उससे कंसर्न होता है। तो आपका मोटर चैनल पर अगर कहीं पर काम आता है, बेसल गैंग्लिया के लेवल पर आपको काम करना है दोस्तों, तब आप मेडिसिन बता दीजिए। आप मोटर एक्टिविटी के साथ अगर कंसर्न है, तो मोटर एक्टिविटी पे कौन कौन सी मेडिसिन काम करती है, अगर आपने ये पता लगा लिया, तो आप डायरेक्टली मोटर एक्टिविटी पे काम कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि बेसल गैंग्लिया के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली लिंक होता है उससे। और यही कारण है बेसल गैंग्लिया में 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। 3, पहला होता है दोस्तों, हम यहां जब पढ़ते हैं दोस्तों, कार्पस स्ट्रैटम, ठीक है, डायरेक्टली कार्पस स्ट्रैटम, ये मेन होता है। दूसरा आपने नाम सुना होगा सब्सटेंसिया नाइग्रा, और तीसरा आपने पढ़ा होगा दोस्तों सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लुइस। ये जो 3 पार्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर मैं आपको कल बताऊंगा इसमें, ठीक है, और पूरा डायग्रामेटिक आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ देखो ये पार्ट कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे यहाँ पर जनरेट हो रहा है, और कैसे इसके लिंक जनरेट हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 पार्ट हुए, कार्पस स्ट्रैटम हुआ, सब्सटेंसिया नाइग्रा हुआ, या सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लुइस हुआ दोस्तों। ये 3 पार्ट होते हैं, और ये 3 कंपोनेंट्स डायरेक्टली लिंक करते हैं पूरे ब्रेन के लेवल को। क्योंकि बेसल गैंग्लिया बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है दोस्तों। क्यों होता है, एक एक चीज को समझिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कार्पस स्ट्रैटम। जब कार्पस स्ट्रैटम की बात होती है दोस्तों, तो ये ग्रे मैटर का एक मास होता है, ठीक है। ये होता क्या है, एक ग्रे मैटर का मास होता है, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बेस पर सिचुएटेड होता है। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके बेस पर ये सिचुएटेड है दोस्तों, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, और इसके बेस पर सिचुएटेड होने के कारण थैलेमस के क्लोजली सिचुएटेड होता है। ये देखो आप, ये थैलेमस, ये दोनों गोल पोर्शन जो दिख रहा है, ये थैलेमस है, उसके जस्ट क्लोजली यहां पर आपको ये दिख रहा है दोस्तों। तो ये जब क्लोज रिलेशन में होगा, तो डेफिनेटली कार्पस स्ट्रैटम इंटरनल कैप्सूल के द्वारा 2 पार्ट में इनकम्प्लीटली डिवाइडेड हो जाता है दोस्तों। वहां पर जो इंटरनल कैप्सूल है, ये यहां आप देखिए दोस्तों, ये जो इंटरनल कैप्सूल है, इसको 2 भागों में टिपिकली डिवाइड कर रहा है। और 2 भागों में डिवाइड करने के कारण दोस्तों, एक हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस, एक हो गया लेंटिकुलर न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ये दोनों मेजर पार्ट जनरेट करते हैं दोस्तों। और इन्हीं के फंक्शंस के ऊपर पूरा आपको फंक्शन डिपेंड करेगा। आपका जो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन है, इसी कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, एक आर्च के रूप में दोस्तों यहां पर बन रहा है। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ये आर्च के रूप में दोस्तों वहां पर जाता है। कॉर्डेट न्यूक्लियस एक इलोंगेटेड, फैला हुआ, आर्च के रूप में फैला हुआ ग्रे मास होता है, जो इंटरनल कैप्सूल के मीडियल में स्थित होता है। ये जो इंटरनल कैप्सूल दिख रहा है दोस्तों, इस इंटरनल कैप्सूल के मीडियल में है। और जब ये आर्च करके आता है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये पूरी लेंथ में कॉर्डेट न्यूक्लियस लेटरल वेंट्रिकल से रिलेटेड हो जाता है, पूरी लेंथ में।
जब ऊपर से नीचे तक आएगा तो जो वहां पर इस प्रकार से ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, लेटरल वेंटिकल, ये थर्ड वेंटिकल, ये लेटरल वेंटिकल, ये लेटरल वेंटिकल से डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है। और रिलेटेड होने के कारण दोस्तों जो कॉर्डेड न्यूक्लियस, एक हेड पोर्शन, ये आप दिख रहा है, ये हेड पोर्शन, और ये जो पतला सा दिख रहा है दोस्तों, ये टेल पोर्शन, ये हेड पोर्शन, ये टेल पोर्शन। ये हेड और टेल पोर्शन के माध्यम से दोस्तों यहां पर बहुत ही मेजर फंक्शंस को अंजाम देता है। हेड लेटरल वेंटिकल में बल्ज होता है और थैलेमस के डॉर्सल में रोस्टल पार्ट में सिचुएटेड होता है, और ये टेल लॉन्ग आर्च्ड होती है। ये आपका डॉर्सल पोर्शन है, ये वेंट्रल पोर्शन है दोस्तों, और ये टेल आगे की तरफ लार्ज पार्ट में जाकर दोस्तों एमिग्डलाइड न्यूक्लियस के रूप में इंड होता है दोस्तों। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है ये लंबे समय तक लंबे तरफ से एक्सटेंड होते हुए दोस्तों इस प्रकार से डॉर्सल होते हुए नीचे की तरफ वेंट्रल आती है और वहां पर एमिग्डलाइड न्यूक्लियस के रूप में दोस्तों इंड होती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो मैं आगे फंक्शंस में बताऊंगा दोस्तों। इसको नहीं भी याद रखोगे तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूं दोस्तों। दूसरी बात करते हैं लेंटिकुलर न्यूक्लियस। जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस होता है दोस्तों, ये भी एक वेज शेप्ड ग्रे मास होता है। ये इंटरनल कैप्सूल के लेटरल साइड में होता है, और लेटरल में साइड में होने के कारण दोस्तों व्हाइट मैटर का एक वेंटिकुलर प्लेट, जिसे हम एक्सटर्नल मेड्यूलरी लेमिना कहते हैं, वहां पर बीच में से एक व्हाइट मैटर निकलता है, प्लेट निकलती है, जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये देखिए आप यहां पर, ये पर्टिकुलर एक होगा पुटामेन, दूसरा होगा ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, दो पार्ट में, एक होगा आउटर यानी बाहर की तरफ, आप देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो मैंने बनाया है आउटर पुटामेन, ये अंदर की तरफ का दोस्तों ग्लोबस पैलिडस। और ये जो दोनों पार्ट होता है दोस्तों, ये पुटामेन और कॉर्डेड न्यूक्लियस कार्पस स्ट्रैटम का फाइलोजेनेटिकली न्यूअर पार्ट होता है, नया पार्ट होता है जो डेवलपमेंट के बाद धीरे धीरे बनता है दोस्तों। और ये दोनों पार्ट आपस में मिलकर नियोस्ट्रेटम या स्ट्रेटम के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और ये जो ग्लोबस पैलिडस होता है, ये कार्पस स्ट्रेटम का फाइलोजेनेटिकली सबसे ओल्डर पार्ट के रूप में वहां पर ग्लोबस पैलिडस होता है, यानी ग्लोबस पैलिडस सबसे पुराना होता है, याद रखिएगा। और जो कार्पस स्ट्रैटम होता है न्यूली, कॉर्डेड न्यूक्लियस होता है न्यूली पार्ट होता है। और यही कारण है दोस्तों इसे पैलिडम या पेलियोस्ट्रैटम के नाम से जाना जाता है। और यही कारण है ग्लोबस पैलिडस को दो पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट और इनर पार्ट दोस्तों, जिसको हम स्पेशल नाम देते हैं सब्सटेंसिया नाइग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लुइस, जो हम कल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सर बहुत अच्छी रही क्लास आज। जी विनोद सर। विनोद सर, आप मुझे बताइए कि आप में से कौन बंदा ये बोलेगा कि मैं अब पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, निस्टिग्मस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ? सर सारी चीज क्लियर है बिल्कुल माइंड के लेवल पर। अब आप देखिए, आप लोग साल भर के अंदर इतने सारे आपके पास फीडबैक्स होंगे कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी जगह जहां हमारी मिस्टेक्स है वो हमने सुधार ली। ठीक है ना सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो गंगाधर गंजी हैं सर, उनके फादर के जो हाइपोथैलेमस में जो ब्लीडिंग का वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो उस लेवल पर हमको क्या करना पड़ेगा? सर वैसे तो S1F1 ने बहुत कुछ कवर कर दिया है, ठीक है सर। दूसरी बात है ना, ये इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो रहा है सर उनको जी, ठीक है। अब इंट्राक्रेनियल हिमोरेज में जब तक हम वहां पर पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं देंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर आपको पता है, मैंने हमेशा बोला है कि ब्रेन का खुद का कंट्रोल होता है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते वहां, हम केवल नर्वाइन स्टिमुलेशन कर सकते हैं। वो हमने S1F1 से किया, उससे उनको बहुत रिस्पांस भी आया, आप पूछिए उनसे। गंगाधर सर, सर बात होती रहती है मेरी, बहुत अच्छा आया। अब उनको क्या चाहिए ना, अब यहाँ पर हम एस्टेन C1b का रिजल्ट देखना चाहते हैं सर। एस्टेन C1b का जब थैलेमस रीजन पर हम भेजेंगे, इसको नेगेटिव में देना है हमको, और वहां पर वर्वन की केवल 2 ड्रॉप डालना है। जी बिल्कुल राइट सर। वो भी देना सर, एस्टेन सर, बिल्कुल सर, एस्टेन C1b देना है सर। एस्टेन C1b को 10th डायल्यूशन बनाओ और उसमें C1 और वर्वन की 2-2 ड्रॉप डाल दो। आप देखो, आप कौन सा डालना है सर उसमें? C1 और वर्वन सर कितना ड्रॉप सर?
टू ड्रॉप है ना। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा है सर। 50% तक आज उन्होंने उतारा है, अच्छा, और वॉकर पकड़ के भी चल रहे हैं सर आज थोड़ा। बिल्कुल मूवमेंट करेंगे सर। एक्चुअल में क्या है ना, आपने बताया ना कि दो बार उनका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। हाँ सर, बहुत बार हुआ सर, 2 बार नहीं और भी हो जी। अब मेजर इतनी इंसिडेंट्स उनको ऑलरेडी हो चुका है और दोनों बार स्कल में उनको चोट लगा है, ठीक है। अब उस कंडीशन से दो बार फाइब्रोसिस होकर रिकवर हुए विनोद सर, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो 1 से 2 दिन में उनको 50% रिजल्ट है। वो सर पहले क्लॉट निकाल दिया था सर, पहले डॉक्टर करके। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कवर इससे, ठीक है। और अगर आप इसमें A1 भी शामिल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, A1 भी क्लॉट को निकाल देगा। लेकिन उसमें A1 है ना सर, आप S5 A1 F1 L1 वो बताए थे ना सर, उसमें भी है ना सर A1। हाँ, उसमें इसीलिए मैंने A1 शामिल किया था ना सर। हाँ सर, वो भी चला है ना। बिल्कुल चला दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अभी S10 C1 B बता रहे हैं सर, ये कितना बार देना सर? ये दिन में 4 से 6 बार, हर चीज आपको 4 से 6 बार देना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है सर, जी। सर मेरे यहाँ का बेटा है, उसको हेलो जी सर, मेरे यहाँ का बेटा है, वो उसको एडोनाइट हुआ था कुछ 5-6 साल पहले जी। तो जैसे अभी जैसे जब भी खेलता है वो, तो उसकी यानी हांफने लगता है, दम भर के आता है। कि ऑक्सीजन लेवल कम होगा कि क्या हो सकता है? सर उसको डिस्निया की प्रॉब्लम आ रही है। आप सबसे पहले एक्सरे चेस्ट और CBC ASR कराएं, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। ये 2 चीज आप ले लें उनकी। बाकी समय कुछ नहीं होता, खेलते समय से होता है ऐसा? सर ये 2 चीज हो सकती है, आप इनको बिल्कुल आप उसको कंसीडर करो। ये केवल 2 चीज करा लो, आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा। उसके बाद आप पूरे सिम्टम कलेक्ट करो, उससे पूछो, प्यार से बैठा के कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज सामने आ जाएगी सर। हाँ जी सर, मैं वही अभी ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस पे कुछ हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल हो सकता है सर, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आप कॉम्प्लिकेशन को पता करो। जी, CBC ASR करवा लेता पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। मनीषा, एक लेडी है सर, उसे थोड़ा टेंशन हुआ तो उसका सिर हलता है सर। जी बिल्कुल, यही कल आपको समझ में आ जाएगा मैम। कल पार्किंसनिज़ में पूरा चैप्टर है, आपको कल पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, टेंशन को और इसे थोड़ा, हाँ बिल्कुल, एंजाइटी मैंने कहा ना, आज आपको बताया ना, एंजाइटी का लेवल हो, एंजाइटी का लेवल आएगा ना, सीधा कोऑर्डिनेशन और मसल्स मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना मैडम, न्यूरोट्रांसमीटर पे सीधा इफेक्ट आएगा। डोपामिन हुआ, गाबा हुआ, जो हम कल पढ़ेंगे। कल मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ओके सर, थैंक यू। मनीष सर नमस्कार। जी वर्मा सर नमस्ते। जी वर्मा सर। सर राजा बाबू सर नाराज हो गए क्या, ज्वाइन नहीं किया? पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कोई हार्टली बोला नहीं उनको कुछ ऐसा, कहीं होगा कारण। जी जी, वो उस दिन चुप करने के लिए कह दिया ना, तो नहीं एक्चुअल में क्या है ना विनोद सर, वो बार बार मैसेज करते बार, और मुझे क्या होता है ना, बार बार मैसेज देखना पड़ता था वो क्या करना चाह रहे, वो डिस्टरबेंस होता है। तो शायद मैंने तो नहीं बोला, बाकी मुझे लगता था, मुझे बहुत डिस्टरबेंसेस होता है, हो सकता है कोई बात नहीं। महतारी पे गई है चालाकी में। ठीक है दोस्तों, सर उससे सभी को डिस्टर्बेंस जी को ये बात समझनी चाहिए। सर जनरल डिजीज के लेवल पर कुछ नींद आ रही है, ले लेते तो ज्यादा बेटर है। जाओ खुद से। जिसका भी ऑडियो है वो बंद कर लीजिए कृपया, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। जी ठीक है दोस्तों, आज यही मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। क्लिनिकल लेवल पर जो पेशेंट जनरल डिजीज के आते हैं सर, उस पर कुछ क्लास हो जाती तो ज्यादा बेटर रहता सर, सारे प्रैक्टिशनर्स के लिए, क्योंकि क्या टिपिकल केस बहुत कम आते। किस टाइप से सर? जैसे आपने कराया था, राइनाइटिस कराया है, अपने डेंटल पेन कराया है, कॉमन कोल्ड कराया है, इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं जनरल डिजीज के। आप मुझे लिस्ट बना के डाल दो पर्सनली, मैं उससे ले लेता हूं, ठीक है। जी सर। अभी मैंने इसलिए नहीं लिया विनोद सर कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं सिस्टम वाइज पढ़ा रहा था। ओके ओके ओके। अभी जैसे अभी हमारा रेस्पिरेटरी नहीं हुआ,
ठीक है ना। अभी हमारा डाइजेस्टिव नहीं हुआ, फिर वहां क्या पढ़ेंगे हम, सिस्टम के जी। साथ में सपोर्ट करके मैं एक भी डिसीज नहीं छोड़ने वाला हूँ सर। 562 डिसीजेस मैंने पढ़ा है, आप पूछ सकते हो, जो सीनियर है ना इनको 562 डिसीज पूरे प्रोटोकॉल सहित मैंने बताया है, एक एक बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ। सर सेरिब्रल पॉलिसी के बारे में क्या सर? ठीक है, ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू काफी सर। पेशेंट है सर। गुड नाइट सर। जी ओके, गुड नाइट दोस्तों। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट नोरा सर। गुड नाइट सर। थैंक यू मनीष सर, गुड नाइट।